नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने हमारा लास्ट पॉडकास्ट देखा था, वीडियो देखी थी, जो बहुत अच्छे व्यूज आए रील्स पर, शॉर्ट्स पर, लॉन्ग वीडियोस पर। सबसे पहले उनको धन्यवाद कहेंगे। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो होगा चीटिंग पर, फॉर्जरी पर, 420 पर। अगर आपके साथ किसी ने चीटिंग का कोई केस कर दिया है, आपके पैसे रख लिए हैं, वापस नहीं दे रहा, आपका कोई दिया हुआ चेक बाउंस हो गया है, या आपने चेक किसी से लिया था वो बाउंस हो गया है, या किसी भी तरीके की कोई फॉर्जरी हुई है, कोई ऑनलाइन चीटिंग हुई है, किसी डेटिंग ऐप पे चीटिंग हुई है, या किसी ने गलती से आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए और आप उस पर कार्यवाही नहीं कर पा रहे हो, अपने पैसों को रिवर्ट नहीं ले पा रहे हो, तो ये पॉडकास्ट आप देखना। 420, चीटिंग, फोर्जरी, धोखाधड़ी, जो भी आपने ये शब्द देखे हैं, इस पॉडकास्ट में हम उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए या आपने ऐसा कर दिया है तो दोनों केसेस में कानून क्या कहता है, कानून का क्या प्रावधान है, जो हमारा संविधान है वो आपकी किस तरीके से मदद करेगा। तो बिना किसी देरी के हम स्वागत करते हैं एडवोकेट वीरेंद्र वर्मा सर का। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सभी को, हाथ जोड़कर नमस्कार। और सभी का फिर से अभिनंदन और साथ में सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे जो आपके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, हमने मर्डर पर किया था, एक जी मर्डर पर किया था, तो 302 पर या 307 पर अच्छा वायरल गया, बहुत लोगों ने उसको देखा। फिर हमने बेसिक्स लॉ पे भी हम लोगों ने जी किया जी था, जी। बहुत अच्छे उस पर भी व्यूज मिले, लोगों ने बहुत सवाल पूछे। हम्म। तो चीटिंग और फॉर्जरी, इन शॉर्ट बोले चीटिंग और फॉर्जरी, ये बहुत ही एक बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें जब जब हम एक मुद्दे पर बात करना शुरू करते हैं तो उसमें घंटों के एपिसोड बन सकते हैं, क्योंकि ये सब अलग अलग है। कहीं पर तो आता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कहीं आता है सिर्फ वो चीटिंग का मामला, कहीं वो एक फॉर्जरी केस बन जाता है, कहीं पर आता है मल्टीपल, जैसे आपने लेयर्स देखी होंगी, बंदा बोलता है कि पिरामिड स्कीम में पैसा लगवा दिया, पिरामिड स्कीम करके लोगों का पैसा ठग लिया, वो एक अलग मामला बन गया, जो ईओडब्ल्यू के पास केस चले जाते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग आप बोल सकते हो उसको। एक आता है ईडी का, सब पीएमएलए को जानते हैं, ईडी केस अलग तरीके से काम करते हैं। उसी तरह से एनडीपीएस में भी अटैचमेंट के प्रोसीजर्स हैं। पर क्योंकि ये पॉडकास्ट पूरा डेडिकेटेड है सिर्फ चीटिंग एंड फॉर्जरी पर, चीटिंग और फॉर्जरी दो ही शब्द बोलने से पूरी चीटिंग उसमें आ जाती है। फिर चाहे वो ऑनलाइन फ्रॉड हुआ हो, या आपका नाम किसी भी तरह से एक बड़े स्कैम में नाम डाल दिया गया हो, आप उसके पार्ट बन गए हो, पैसा अकाउंट में आए या पैसा अकाउंट में ना आए, आपने फॉर्ज तरीके से अकाउंट खुलवाया या फॉर्ज तरीके से अकाउंट नहीं खुलवाया, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक आपकी अपनी जो आपके नाम से इशू हुई वो किसी और ने इशू करवाई या आपने इशू करवाई, पर कहीं ना कहीं आपका नाम ऐसे केसेस में आ ही जाता है। बिल्कुल। कारण क्या है कि पुलिस के पास इंफॉर्मेशन गई ना, तो क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है। मैं फिर बोलता हूं, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी ऐसे मामलों में देनी चाहिए जहां पैसा इन्वॉल्व हो, तो वहां पर एक चेकलिस्ट बननी चाहिए। जिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उस केस को इन्वेस्टिगेट किया, क्या वो फेयर इन्वेस्टिगेशन थी, ये एक चेकलिस्ट बननी चाहिए। तो ऐसे ऑब्जर्वर पर भी एक ऑब्जर्वर बैठा होना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। कभी भी आप देखना, जो मामले चीटिंग फॉर्जरी के बनेंगे ना, या किसी भी ऐसे मामले में जहां पैसा इन्वॉल्व है, वहां गड़बड़ होती है, वहां कॉम्प्रोमाइज होते हैं, वहां मांडवालियां होती हैं, पैसा चलता है, और वो अल्टीमेटली जो इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से होनी चाहिए थी, फेयर तरीके से नहीं होती है। कई सारे लोगों को छोड़ दिया जाता है, या कई तरह के ऐसे गलत लोगों का नाम उस केस में डाल देते हैं, सच में जिनका रोल नहीं था, किसको बचाकर किसका नाम निकाल दिया गया, और खामाखा एक आम इंसान का जिसने कुछ किया नहीं उसको उठाकर जेल में डाल दिया गया। तो ये सब देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशनल जो वीडियोस मैं लेकर सबके लिए आता हूं, मैं चाहता हूं लोगों को एजुकेटेड बनाना, खास करके लीगल फील्ड में। आप कितनी किताबें पढ़ लो, वो किताबें शायद जिंदगी में आप काम नहीं आएगी, पर जो एजुकेशन आप लेते हो, लीगल नॉलेज जो आप लेते हो, मैं डैम श्योर हूं जिंदगी में काम जरूर आएगी, और 100% आएगी। ये वीडियोस भी एक क्लास ही है, ये 1 घंटे की क्लास है। मैं बोल रहा हूं, हम तो भाई एजुकेशन दे रहे हैं आपको, आप इसको कुछ इस तरह से सुनिए कि आप एक लेक्चर सुन रहे हो, आप एक क्लास ले रहे हो। अगर इस तरह से थोड़ा सा कनेक्ट करके, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे सीरियस काफी सारे केसेस अपने लाइफ के आपके साथ में मैं डिस्कस कर सकूं, लोगों का कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट कर लूंगा। केस चाहे कोई भी हो, लोगों के साथ में आप सवाल पूछोगे, कनेक्ट होंगे, बस थोड़ा सा पेशेंटली वीडियो को देखें और समझें अपने अधिकारों के बारे में। अगर आप कोई भी नए वकील साहब हो, कोई भी लॉ स्टूडेंट हो, कोई भी सगा संबंधी जानकर आपका जेल में हो सकता है कि आपके साथ ही केस मुकदमा हो गया हो, ये वीडियो चीटिंग और फॉर्जरी का अगर मुकदमा आपका है ना, वीडियो बहुत काम आएगी। अपने केस से बिना वकील के भी निकल सकते हो, और वकील साहब अगर सही से केस को नहीं लड़ रहे हैं तो आप बता भी सकते हो। बिल्कुल।
तो क्या सेक्शन लगते हैं फोर्जरी और चीटिंग में, किस नाम की धाराएं होती है, क्योंकि 420 तो बहुत कॉमन है, इसके अलावा और क्या क्या? देखो 420 तो हमने सुनी, 420 तो मूवी बनी है ना इसके ऊपर, तो लोग 420 जानते हैं, पर 420 जो खतरनाक होता है 467 होता है। 467 जिसके अंदर के 10 साल या उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, इसको फॉर्जरी समझ लो। फॉर्जरी मतलब डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़। डॉक्यूमेंट छेड़छाड़ मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी हो सकता है। आपका आधार कार्ड हो सकता है, छेड़छाड़ कर दी, नाम बदल दिया उसके अंदर। आपका पैन कार्ड हो सकता है, छेड़छाड़ कर दी, नाम बदल दिया। आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपकी मार्कशीट हो सकती है कि कहीं पर एडमिशन लेने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स थे, ठीक, टोटल 1000 में से उस बंदे के मार्क्स कितने आए? 448। उसने उस 4 को 5 बना दिया, 548 कर दिया, ये फॉर्जरी है। एक बंदा जो जनरल कैटेगरी में है वो कह रहा है कि अगर ओबीसी बनवा लूं सर्टिफिकेट अपना तो शायद कुछ हो सकता है, कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसने डॉक्यूमेंट किसी बंदे से बात करके ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लिया। अल्टीमेटली बनवाने के लिए बीच में कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो लगवाए वो फॉर्ज डॉक्यूमेंट थे, वो झूठे डॉक्यूमेंट थे, तो ये भी फॉर्जरी हो गई। फॉर्जरी किसी भी लेवल की हो सकती है। फर्जी अकाउंट आपने खुलवा लिया, अपनी वाइफ का खुलवा लिया, आपने साइन करवाए, फर्जी अकाउंट खुलवा लिया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। कल डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ और उसने आप पर केस ठोक दिया कि साइन तो मेरे थे ही नहीं। साइन करना फॉर्जरी है। कोई भी चीज जो आप फिजिकल फॉर्म में या ऑनलाइन फॉर्म में सामने वाले को ठगी करने के साथ, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं, ले लिए या दे दिए, ये सब फॉर्ज है। इवन आपने अगर किसी की मिमिक करके दूसरे की आवाज निकालकर भी ठगी मार दी ना तो भी फॉर्जरी आ जाएगी। नकल करना अल्टीमेटली ये सब फॉर्जरी है। जैसे बिल बना दिया बड़े अमाउंट का और कंपनी में लगा दिया, पास फॉर्जरी है। मतलब आप छेड़छाड़ कर रहे हो उसके साथ में। ठीक है। एक मार्केट मतलब एक मान लीजिए किसी बंदे ने फॉर्ज नहीं बोलता, उसकी कंपनी है। कंपनी क्या है? एक कंपनी है, उसने बोला कि उसने रोड के नाम से कुछ माइक बनाए, पर रोड की जो स्पेलिंग है ना उसने एक अल्फाबेट चेंज किया हुआ है। अब उसने क्या किया कि अपने ही माइकों पर रोड लिख दिया जो एग्जैक्टली रोड के माइक है, तो उसने फॉर्जरी कर दी उसके साथ में। उसने उसका एक तो नाम यूज कर लिया, वो उस पर क्लेम ठोकेगा वो अलग। हम रोड के ही माइक यूज कर रहे हैं। नहीं, बता रहा हूं मैं आपको अल्टीमेटली क्या है कि आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। छेड़छाड़ डॉक्यूमेंट में करो, ऑनलाइन करो, चेक में करो, किसी भी तरह से छेड़छाड़ कर दिया आप फॉर्जरी में आ जाओगे। और फॉर्जरी के ना वैसे सेक्शंस तो कई सारे हैं, बट मेजरली दो सेक्शंस में आप कवर कर सकते हो। एक तो होता है 468, एक 467। 467 मतलब कि 467 और 468, ये दो समझो। 467 फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, 468 ऑनलाइन कुछ डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़। अब इन्हीं को नए कानून में समझ लो। बीएनएस का कानून, बोलता है कि 338 मतलब कि 338, ये तो है 467 जिसमें उम्र कैद का प्रोविजन है, उम्र कैद सजा हो सकती है। साथ में 336 का सबसेक्शन 3, 336 के सबसेक्शन 3 में आ गया 468 जो ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में, ऑनलाइन फॉर्जरी के मामले में जो सेक्शन यूज होता है। ठीक है। अब इसमें कोई इंसान बोलेगा इसमें तो वो भी काउंटरफिट करेंसी भी आती है। फर्जी लोग जो नोट छाप देते हैं, फर्जी सिक्के बना देते हैं, फर्जी डॉलर किसने बना दिया, फॉर्जरी तो है। सही बात है, बट वो सेक्शंस अलग हैं। वो क्या सेक्शन है? देखो ऐसा होता है कि आप जब अपने देश में जब कानून पढ़ते हो ना, आप आईपीसी में जाइए तो 489 के ABCDE पार्ट है। नए कानून में आ जाओ तो 178, 179, 180, 178, 179 और 180 ऐसे होता है। इसमें आप बात कर रहे हो आपकी फेक मतलब करेंसी की, काउंटरफिट करेंसी हम इसको बोलते हैं। इसमें 3 चीजों को आप समझ लो, आप 3 चीज को समझ जाओ, कानून समझ जाओगे। पर क्या होता है कि जितने भी चीटिंग फॉर्जरी के मामले हैं ना, ये सब ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट होते हैं। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास ये ट्रायल चलता है, और मध्य प्रदेश जाओगे तो सेशन में ट्रायल चलता है उसका। बट वैसे समझ लो किताब ये बोलती है कि ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है। पर जब काउंटरफिट करेंसी का मामला आएगा ना तो वो ट्रायल बाय सेशंस है। अब पहले मतलब समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। अभी तो आप फॉर्जरी कर रहे थे आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, इन सब में। अब तो आप देश की करेंसी छाप रहे हो, है ना, या फिर आप उसके जो सिक्के आते हैं 10, 20, 30, 50 जो भी आते हैं उनके सिक्के आप बना रहे हो। अब इसमें 3 सजा के प्रोविजन समझो, 3 सेक्शंस को। मैंने फिर बोल रहा हूं 489 कि कई सारे लोग वो वीडियो देख रहे होंगे जिनका केस 3, 4, 5 साल से चल रहा है। नया कानून तो अभी आया ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए बंदा बोलता है कि 489 का ABCDE नया कानून बन गया। क्या बना उससे? 179, 180, 178। 178 क्या बोलता है? कोई भी इंसान अगर काउंटरफिट करेंसी बनाता है, सिक्के बनाता है, स्टैंप बनाता है,
स्टैंप के ऊपर होता है ना कि बोल धारक को दी, ये वो स्टैंप बनाता है, कुछ भी उस तरह की चीजें बनाता है, उन सब के ऊपर जो सेक्शन लगेगा वो 178 लगेगा, जिसकी सजा 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा है। सेशंस ट्रायल है। अब दूसरा 179 सेक्शन क्या बोलता है कि वो एक इंसान, एक ने तो बनाया और एक आदमी ने उन चीजों को चलाया। फर्जी नोट छप गए, छाप के कोई घर में लगा के शोकेस तो लगाएगा नहीं, चलाएगा। अब एक आदमी उनको चला रहा है या फिर अरेंज करवा रहा है इन सब चीजों को, वो आएगा 179 में, उसकी सजा भी 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा है। अब एक आता है 180। 180 क्या है? देखो, काउंटरफिट करेंसी है। आपको कैसे पता चलेगा किसी इंसान ने आपको 5,000 रुपए फर्जी दे दिए? नोट करारे से होते हैं, फर्जी नोट तो ऐसे बन के आते हैं, आप पता लगा नहीं सकते। बिल्कुल। तो किसी को दे दिया, किसी के पास से पकड़ा गया। बैंक से भी कई बार फर्जी नोट मिल जाते हैं, लोग बोलते हैं ऐसा जी। अगर मिल गए तो अब यहां पे ना दो बातें आती है। पहली बात आती है कॉन्शियस पोजीशन, क्या आपको पता था कि वो फर्जी करेंसी है? अगर आपका फर्जी करेंसी है तो आपका फर्जी लोगों से कहीं ना कहीं आपसे लिंक भी होगा, तो इन लिंक को ढूंढती है पुलिस। और आपको जब पोजीशन आपकी कॉन्शियस है ही नहीं, तो आप उस पार्ट का कहीं पर भी, उस पूरी ट्रेल का कहीं पार्ट नहीं हो आप। तो ऐसे में जो सजा है ना, वो 5 से 7 साल तक की सजा के प्रोविजंस है। अब ना देखो, सभी को, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं ना चीटिंग और फोर्जरी की, हम आज डिटेल में जो बात कर रहे हैं, आप दो बातें समझ लो। पहले तो आप हमेशा किसी भी केस में अगर लैंड कर गए हो ना, आप दो बात देखो, सजा कितनी है। अगर सजा 7 साल तक की है तो ऐसे में पुलिस वाला बाउंड है कि आपको 41A का नोटिस देगा। 35(3) का नोटिस होता है, जो अरनेश कुमार के जजमेंट के साथ में शुरू हुआ। ठीक है। सत्येंद्र अंटिल के जजमेंट में नहीं बोला कि आप अगर 7 साल तक के ऑफेंसेस है तो ऐसे में नोटिस देना मैंडेटरी है। आप नोटिस दो सामने वाले को। और नोटिस का कितना टाइम मिलता है? देखो, नोटिस आपको 3 नोटिस वैसे जनरली दिए जाते हैं। पहला नोटिस आपके पास आया, बात क्या होती है, मैं जो नोटिस की आपको बात कर रहा हूं, 7 साल और सजा देख लो 10 साल, तो नोटिस नहीं देगी पुलिस। अगर आप काउंटरफिट करेंसी के 178, 179 में पकड़े गए हो तो ये नोटिस देना जरूरी मैंडेटरी नहीं था, उठा लेगी। पर अगर आप 180 में आ रहे हो, करेंसी तो मिली पर आपको पता ही नहीं है, तो ऐसे में नोटिस देना पड़ेगा, पूछताछ करेंगे आपसे। अब आप जो पूछे नोटिस की बात, एक नोटिस ना, मैं इसलिए बोल रहा था आपको ये बात, मैंने इसलिए पहले उसको खत्म किया, पहले उसको बता दूं पूरी बात क्या थी। 41A को समझना पड़ेगा डिटेल में। सबसे पहली बात, सभी से मेरी अपील हमेशा होती है, देखो ऐसा होता है कि हम ना जब बहुत मोटी बुक पढ़ते हैं ना, बहुत मोटी बुक में कुछ पेज ही बहुत काम के होते हैं, बाकी सब तो हो सकता है काम के ना हो। उसी तरह से जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, तो हो सकता है ये काम बहुत लोगों के काम ये बात आए। कभी भी जब भी कोई केस दर्ज हो, फिर केस कोई भी हो आपके पास, कोई भी केस हो जाए, चीटिंग फोर्जरी का हो, ईओडब्ल्यू का हो, ईडी का हो, किसी का भी केस हो, आपके पास अगर नोटिस आया है ना, नोटिस के कंप्लायंस करो। आप जरूर जाओ, ज्वाइन करो इन्वेस्टिगेशन, जरूर जाओ। अगर बहुत डायरेक्ट आपकी इन्वॉल्वमेंट है, आप जानते हो कि यार मैंने तो अपराध किया है, या फिर मेरी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तो एक बात अलग है, आप एंटीसिपेटरी बेल में जाओगे। पर मैं सभी को बोलता हूं कि मैं एंटीसिपेटरी बेल के सपोर्ट में बहुत ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारे मामलों में एंटीसिपेटरी बेल लगाने की जरूरत नहीं होती है। अच्छे वकील साहब के साथ में आप बैठोगे तो वो बता देंगे कि एंटीसिपेटरी बेल लगानी है नहीं लगानी है। कई सारे ऐसे केस मेरी लाइफ में ऐसे आए हैं जिसमें कि पुलिस बाउंड थी नोटिस देने के लिए, पुलिस ने नोटिस दिया और वकील साहब ने या किसी ने उसको क्या बोला, भाई फोन वोन बंद कर, भाग जा फटाफट से, अरेस्ट कर लेगी पुलिस, जेल चला जाएगा, तो कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए बंदा फरार हो गया। आशाराम के बेटे के केस में हुआ था, बहुत सारे केस में हुआ है। मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो रोज ऐसे लोग मेरे पास आते हैं। तो ऐसा अगर किस साथ में हुआ है और आप भाग गए हो, पुलिस आपको नोटिस देकर गई है, पुलिस आपको अरेस्ट करना नहीं चाहती है, वो ना रेड मारती, घर को उठा लेती है आपको। नोटिस के कंप्लायंस करो। आप नोटिस नहीं ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि यार नोटिस के पुलिस ने दिया नहीं है। पुलिस के पास प्रोविजन है, घर के बाहर चिपका के चस्पा करके चले जाएंगे वो। अभी फैमिली मेंबर किसी को दे देंगे, नहीं ले रहे पोस्ट कर देंगे, तो नोटिस तो कंप्लायंस हो गया अल्टीमेटली। आपके जो आप नोटिस नहीं लिया तो मतलब कंप्लायंस नहीं हुए, ऐसा नहीं होता। पुलिस ने एक नोटिस दिया, आप नहीं गए, हवा में ले गए बातें, कोई बात नहीं, पुलिस दोबारा नोटिस देगी आपको, फिर से आप गायब हो गए, थर्ड नोटिस भी देगी पुलिस आपको। अब नहीं आया ना, अब सीधा एनबीडब्ल्यू इशू करवाई कोर्ट जाकर, नॉन बेलेबल वारंट। अब भी आप नहीं आ रहे हो, अब वो प्रोसीडिंग चालू कर देगी 82 की, भगोड़े की, कि बंदा भगोड़ा है, फरार हो चुका है और ये हाथ वात नहीं आएगा। 82 की प्रोसीडिंग का बहुत एक लंबा टाइम होता है। 82 पर डिटेल में कोई बात करेंगे, चीटिंग फोर्जरी पे आज हम बात कर रहे हैं। तो चीटिंग फोर्जरी में बहुत सारे मैंने ऐसे मैटर्स देखे, इसलिए बता रहा हूं। खामा में बिना बात में उनके अरेस्ट नहीं बनती थी उनकी, वो सिर्फ फरार हो गए, भाग गए, फिर अरेस्ट हुए, बाद में अरेस्ट हो गए, ये सरेंडर करना पड़ा। एंटीसिपेटरी बेल लगाई, सेशन को डिसमिस, क्योंकि आप तो पुलिस नोटिस दे रही है, भाग रहे हो।
दूसरा लगाया डिसमिस, मतलब हाई कोर्ट के डिसमिस, सुप्रीम कोर्ट के फिर डिसमिस। अब तीसरा ऑप्शन क्या? सरेंडर। मतलब आपके पास रेमेडी थी, आप अपने आप को बचा सकते थे, बट जान के जो आप भागे हो ना, उसने आपने फांसी का फंदा खुद गले में डाल लिया, हथकड़ी खुद आपने खरीद ली कि हाँ मुझे अरेस्ट कर लो। तो ऐसे में एंटीसिपेटरी बेल हर केस में नहीं लगानी चाहिए। केस को देखना चाहिए, केस को समझना चाहिए, और पुलिस ने नोटिस दिया कि नहीं दिया, चीटिंग फॉर्जरी केसेस में यह बात जरूर जान लेनी चाहिए। तब सोचिए आगे करना क्या है आपको। ठीक है, तो इस केस में फिर क्या, मतलब जब नोटिस आ रहा है तो बंदा पहले वकील साहब के पास जाए और उसका जवाब दे नोटिस का, और जो भी नहीं, देखो 41A के नोटिस का जवाब नहीं दिए जाते, जवाब नहीं होता। 41A के नोटिस का मतलब होता है फिजिकली आपको अपीयर होना है उस पुलिस वाले के सामने, या पुलिस वाला जहां आपको बुला रहा है वहां आपको जाना होगा, और वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा, कुछ बातें पूछेगा, उसका आपको जवाब देना है। ठीक, आप सोचो रिटर्न में भेज दूंगा मैं, नोटिस रिप्लाई कर दूंगा, ऐसे कुछ नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा। ठीक। 41A का नोटिस का मतलब यही होता है। तो अगर किसी के ऊपर 420, 467 और 468 तीनों धारा एक साथ लग जाए, फिर उस केस में क्या करना है? देखो सवाल तो आपका बहुत बढ़िया है, ये सवाल इसलिए बहुत बढ़िया है कि पुलिस यही तो झोल करती है। पुलिस के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि इसने फॉल्स डॉक्यूमेंट के साथ में फर्जी अकाउंट खुलवाया है, प्रूफ नहीं है उसके पास कुछ भी। पुलिस ने आपकी एफआईआर काटी। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, समझा रहा हूं मैं, दो चीजों को इंडिविजुअल लेता हूं। ये आईपीसी है, ये नया कानून बीएनएस है, ठीक। आईपीसी में सेक्शन कटा 420, 467, 468, 471, 120B, ये 5 सेक्शन लगे होते हैं हमेशा। ठीक है। अगर आपने कोई ऑनलाइन ठगी मारी तो 66D भी लगेगा आईटी एक्ट का, ठीक। ये आपके सेक्शंस हैं, ये 6 सेक्शन हो गए। इसमें मान लीजिए 467 नहीं है, तो ये सारे के सारे सेक्शन अप टू 7 years पनिशमेंट के हैं। तो मतलब पुलिस आपको नोटिस देगी। अब पुलिस को आपको अरेस्ट ही करना है, तो याद रखना उसी एफआईआर में 467 डाल देगी। 467 आते ही उसकी पनिशमेंट कितनी? 10 साल से उम्र कैद तक। पुलिस को नोटिस देने की जरूरत नहीं है, अब पुलिस आपको उठाएगी, अरेस्ट करेगी। यहां पर भी एक सिनेरियो बन जाता है कि पुलिस ने किसी बंदे को उठा लिया, पूछताछ करी, अरेस्ट करना चाहती है, बट उसको देखा कि नहीं इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो पुलिस वहां भी छोड़ सकती है आपको, ये प्रोविजंस हैं। पर बात क्या होती है, जो आईपीसी है ना, बस 467 और सिर्फ 467 की एब्सेंस को पकड़ो। 467 लगा है, उम्र कैद या 10 साल तक की सजा, तो ऐसे पुलिस आपको नोटिस नहीं देगी। अगर नहीं लगा हुआ, नोटिस देगी पुलिस, पर जरूरी नहीं है। ऐसे मैंने बहुत सारे लाइफ में केस करे हैं जिसमें कि 467 नहीं था, पुलिस ने नोटिस ही नहीं दिया, अरेस्ट कर लिया, जेल भेज दिया। ऐसे ही ज्यादा होंगे, बहुत सारे केस आते हैं, बहुत सारे। ये तो था आईपीसी। अब बात करते हैं हम इसके बीएनएस की। बीएनएस के सेक्शंस क्या बोलते हैं? बोलते हैं 318 का सबसेक्शन 4, जो पहले आईपीसी का 420 था। ठीक है। एक आता है 338, जो पहले 467 था। 338 और 467 को याद रखो बस। आगे बढ़ते हैं। 338 का सबसेक्शन 3, जो कि पहले था 468। एक आता है 340, जो कि था पहले अपना 471। एक आता है 61 का 2, जो पहले था 120 भी, ठीक। इसमें आपको सिर्फ फिर बोल रहा हूं, नए सेक्शंस में 38 को पकड़ो, 338 को, पुराने में 467 को पकड़ो। अगर इसकी एब्सेंस है, पुलिस आपको नोटिस देगी। अगर एब्सेंस नहीं है, वहां मेंशन है, समझ लेना पुलिस आपको डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है। बाकी तो केस टू केस डिपेंड करता है, वो किस तरह ठगी करी है, किस तरह चीटिंग करी है, वो डिपेंड करता है। ठीक है। एक और नया क्वेश्चन है, अगर किसी को पुलिस ने नहीं उठाया, सीबीआई ने उठाया, क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो क्या जो ट्रायल है वो भी मजिस्ट्रेट के अंडर में जाएगा, या वो केस बड़ा हो जाएगा? नहीं, वहीं चलेगा। किताब में लिखा हुआ है ना, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, ट्रायल बाय सेशंस, जो लिखा है वहीं ट्रायल चलेगा उसका। मैं आपको ना एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं एक, और समझाता हूं एग्जांपल देकर। और ऐसा ना बहुत लोगों के साथ में हुआ है। देश में सट्टा चलता है, सबको पता है, सट्टा होता है, गेमिंग होती है ना। चल ही रहा है, अभी आईपीएल चल रहा है, वो तो आप जगह जगह लोग बैठे भी होंगे। ऐसे में होता क्या है कि मान लीजिए पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, और पुलिस ने एफआईआर में भी ये लिखा हुआ है, हमारे पास मुखबिर खास आया या हमारे पास इन्फॉर्मर आया, उसने इन्फॉर्मेशन दी कि इस होटल के इस रूम नंबर में कुछ लोग बैठकर बैटिंग करवा रहे हैं और सट्टा खिलवा रहे हैं, गेमिंग करवा रहे हैं, ठीक। या फिर इस घर में, इस एड्रेस में अगर रेड मारी जाए तो यहां पर लोग सट्टा खिलवा रहे हैं, गेमिंग करवा रहे हैं, गैम्बलिंग हो रही है वहां पर, ठीक। यही कंप्लेंट थी जी। यहां पर कोई इंडिपेंडेंट कोई कंप्लेनेंट नहीं है। रेड मारी पुलिस ने, जाके रेड मारने के बाद में देखा कि कुछ वेबसाइट है, वहां से लोग, वहां पर जैसे सेशंस लोग देखते हैं ना, क्या सेशन आ रहा है, कितना स्कोर चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आजकल तो वेबसाइट अवेलेबल है उसके, क्या भाव चल रहा है, सो सब कुछ जो लोग जानते हैं, कि लड़कों को पता होता है ये सब, दोस्तों के बीच में सब सुन लेते हैं ये चीजें। तो ये सब हो रहा था, रेड मारी पुलिस ने तो उठा लिया। केस क्या है?
वहां पर एक भी कंप्लेनेंट नहीं है पुलिस के पास जो ये बोलता हो कि हमारे साथ चीटिंग हुई है। बट पुलिस ने एफआईआर क्या काटी? गैम्बलिंग एक्ट के सेक्शन लगा दिए। वो डिपेंड करता है कहां का है, कौन से स्टेट का है, मुखबिर की सूचना पर। हाँ, वो सेक्शन लगा दिए। 420 लगा दी, 467 लगा दिया कि एक अकाउंट में पैसा भी लिया करते थे। और जब स्टोरी बनाई तो ये बनाई कि एक वेबसाइट वहां चल रही थी जिस वेबसाइट के जरिए से लोगों को ठगते थे, पैसा लिया करते थे। इसके अकाउंट में टोटल 4 करोड़ रुपए आया है। ठीक, अब उठा के जेल में डाल दिया। शुरू में तो केस सीरियस है, 420 का 467 का पुलिस ने रेड मार लिया, उठा लिया। अब बंदे जेल में 3-4 महीने बीत गए, 3 महीने बाद चार्जशीट लग गई। चार्जशीट लगी, बेल लगाने के लिए गए तो हो सकता है वकील साहब उस केस को प्रेजेंट नहीं कर पाए या फिर प्रेजेंट कर दिया हो। ठीक, केस ये गैम्बलिंग का ही है। एक केस था हमारे पास, मैंने जब वहां पूछा, मैंने जब केस चल रहा था पहले में, जब हाईकोर्ट जब अपीयर हुआ तो मैंने कहा कि माइनॉरिटी इसमें अगर 420 का अगर मामला है ये, तो 420 या 318 का सबसेक्शन 4 चीटिंग बोलता है। डिसऑनेस्टली या फ्रॉडेंटली मैंने किसी बंदे को ठग लिया, चीट कर लिया। सर 3 महीने में चार्जशीट लगाई इन लोगों ने, आज 4.5 महीने हो गए। इन 4.5 महीने में एक भी कंप्लेनेंट नहीं आया, मतलब चीटिंग नहीं है। जिन अकाउंट की बात की जा रही है, एक अकाउंट मेरा है, एक मेरी वाइफ का, एक मेरे भाई का है, 3 अकाउंट मेरे हैं। तो फॉर्जरी कैसे हुई? मैं तो अकाउंट फर्जी खोला ही नहीं। अब आता है बात गैम्बलिंग की। गैम्बलिंग एक स्पेसिफिक, एक अलग से इंडिविजुअल ऑलरेडी एक्ट इस स्टेट में है जिसमें सजा के प्रोविजन 2 साल 3 साल के हैं। तो क्या इन प्रोविजंस में पुलिस मुझे डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती थी? ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है और मैं ऑलरेडी 4.5 महीने जेल में काट चुका हूं। जज साहब ने उनसे पूछा आईओ से, भाई जरा बताओ चीटिंग फोर्जरी कैसे लगाई आप लोगों ने? हमें सर इन्फॉर्मेशन मिली थी, हमें ये मिला था, वो मिला था, बातें होनी शुरू हुई। हालांकि वो बंदा जाता, सेक्शन हटवा भी सकता था जब चार्जेस पे अपने आर्ग्यूमेंट करता, पर लोग डर जाते हैं। लोग डर जाते हैं उस वक्त, बस उन्हें बेल चाहिए किसी भी सूरत में, चाहे सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी जाए, बेल तो उस बंदे की हो गई। बट सवाल यह आता है कि इस मामले में जो गैम्बलिंग का मामला है, ये चीटिंग फोर्जरी कैसे आई? एक आदमी कंप्लेनेंट पुलिस के पास नहीं है और जिनको वो फॉर्ज अकाउंट बोल रहे हो, फॉर्ज अकाउंट भी नहीं है, अपने अकाउंट है, अपने अकाउंट है। और कह रहे हैं कि उस वेबसाइट से इनका अकाउंट लिंक था। जब पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई तो भी नहीं मिला। जब जज साहब ने पूरी आर्गुमेंट सुनी तो उन्होंने बोला कि नहीं जी, इसका देखो, मैं एक बात बताता हूं आपको, कई बार ना ऐसा कोर्ट्स में होता है कि कई सारी ऐसी बातें बोली जाती हैं जो कहीं पर रिटर्न में नहीं है। ये सभी वकील साहब को बहुत ध्यान से कान खोलकर कोर्ट में खड़ा होना चाहिए। नए वकील साहब गलती कर देते हैं इसके अंदर। गलती क्या होती है कि वहां पे खड़े होकर बोला कि जनाब इनका तो जो अकाउंट है ना वेबसाइट से लिंक है, स्कैनर डला हुआ है सर उसके ऊपर। अब वह खड़े होकर बोला, वकील साहब ने बोला कि सर ये रही चार्जशीट, इस पूरी चार्जशीट में मुझे तो कहीं मिला नहीं सर ऐसा कि मेरा अकाउंट लिंक है या कोई स्कैनर है। आयु साहब जरा बताओ कौन से पेज पर है? अब आयु साहब चुप, झूठ बोला था ना उन्होंने, बस केस को फंसाने के लिए बंदे की बेल ना हो, क्योंकि हो सकता है उसी वक्त जज साहब भी उसकी इस बात को सुनकर बेल डिसमिस मार देते। जब ये बात मेंशन करी तो उसने बोला बताओ भाई कहां पर है? कैसा नहीं लिंक था। जज साहब ने भी फिर भी टाइम दिया, कोई बात नहीं, एक फ्रेश रिप्लाई फाइल कर और बता लिंक है कि नहीं। डेट लगी 10-20 दिन की, वापस वो रिप्लाई लेकर आया, खड़े हुए, कॉपी दी। मैंने उसको बोला, माय कैन आई हैव अ कॉपी ऑफ दिस रिप्लाई? मैं रिप्लाई ली, मैं कहा आप बोलो, शुरू करो। सर अकाउंट में टोटल 3.5-4 करोड़ रुपए आया, ये आया वो आया। मैं जनाब लास्ट आर्ग्यूमेंट खत्म वहां हुई थी कि मेरा अकाउंट या फिर मेरा एक स्कैनर लोगों को ठगने की वजह से इस वेबसाइट पर लिंक है। सर यहां एंड हुआ था। सर कहां लिखा है? कोर्ट में झूठ खुद बोल रहे हैं यहां पे आईओ साहब, जो चार्जशीट का पार्ट ही नहीं है। जनाब ऐसी 50 वेबसाइट चलती हैं, कोई भी खोल के स्कोर जान सकता है। मान गए चलो वहां गैम्बलिंग चल रही थी तो इसका लिंक तो उससे नहीं है, ठगा तो किसी को भी नहीं है। नहीं मिला, फिर हालांकि जज साहब ने कुछ ज्यादा क्लास लगाई नहीं आईओ की, तो बस वो सब पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, कितनी पनिशमेंट दी और बेल उसे ग्रांट कर दी। बात क्या होती है कि आईओ साहब झूठ बोल देते हैं। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मैं आईओ साहब ना, मैं आईओ बोलता, आईओ साहब क्यों बोल रहा? कुछ आईओ अच्छे भी होते हैं, वो एज पर द लॉ चलते हैं, वो खुद ही बोलते हैं नहीं नहीं यार इसका कोई लिंक विंक नहीं है, हमने इसको पकड़ा था, गैम्बलिंग का मिला भाई साहब, हमें इसका फॉर्जरी का भी कुछ नहीं मिला, इस सेक्शन हट भी जाएंगे। हम कोर्ट में खड़े हुए, उन्होंने फेयरली बोल दिया कि सर इन्फॉर्मेशन यही थी, पर जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो गैम्बलिंग के सर प्रूफ तो मिले पर चीटिंग के नहीं मिले। बेल हो जाती है लोगों की। अच्छे लोग भी हैं, हर आदमी गलत नहीं होता, लेकिन पहले उन्होंने वो सेक्शन लगा रखा। अरे भाई पहले तो पुलिस उठा के जेल में डाली देगी ना आपको, पहले आप जाओ घूम के आओ बड़ी कोठी बाद में बात करेंगे आपसे। और होता क्या ना दोस्त, देखो ऐसा होता है कि आप, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है एक वकील के लिए, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस आएगा नॉलेज से, नॉलेज आएगी पढ़ने से। पढ़ाई तब होगी जब आपके पास वक्त होगा, और वक्त आपके पास तभी होगा जब आप वक्त देना चाहोगे। वक्त और पैसा किसी पे नहीं है, निकालना पड़ता है ना।
तो एक वकील साहब को अपने खुद के लिए डेली के 2-4 घंटे पढ़ाई के लिए निकालने चाहिए, केस की पढ़ाई नहीं, सेल्फ स्टडी के लिए, तब वो कॉन्फिडेंस निकल के आएगा। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे दोस्त, जिस केस के अंदर, अब मान लीजिए मैं आपको ना एक बताता हूं एक चीज के ऊपर, एक ना सेक्शन है 316 सेक्शन 316 एक सेक्शन है बीएनएस में, वो बोलता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की वो बात करता है। पहले आईपीसी में ये अलग अलग सेक्शंस थे, आपने सुना होगा 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, है ना, एक 408 बनता था। मान लीजिए एक एम्प्लॉय आपकी कंपनी में, किसी एक एम्प्लॉय ने आपके साथ में चीटिंग कर दी, लोग आए, लोगों को पैसा लिए, पर्ची वर्ची काटनी शुरू कर दी, कई लाख रुपए लूट लाट लिए, बाद में पता चला फ्रॉड हो गया, है ना। तो ये सेक्शन 408 था। एक होता है मल्टीपल लोगों को ठग लिया, जो भी आपने बोला मल्टी लेयर मार्केटिंग, वो 409 था। ठीक, 409 का मतलब होता है वही 10 साल या उम्र कैद तक की सजा। 408 का मतलब होता है 7 साल तक की सजा। जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वो अलग हो गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की छोटी सजा बनती है। कभी भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग एक साथ नहीं आ सकते। या तो किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है, आप भरोसा करते थे मेरा एम्प्लॉय है, गलत नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा, उसने चीटिंग नहीं की, क्योंकि वो आपके साथ में चीटिंग कर रहा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है, दो में से एक होगा। रेस दिल्ली रेस का उसका जजमेंट है उसके ऊपर। ठीक, अब इसके अंदर जो नया सेक्शन बन गया 316 का सेक्शन 2, 316 का सबसेक्शन 2, 316 सबसेक्शन 4 और 5, इनको समझने की बहुत जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट इंटेंशन है कि इंटेंशन क्या थी। बिल्कुल, देखो मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूं, नॉलेज, इंटेंशन, प्रिपरेशन और मोटिव, ये 4 चीजें होती है ना। पर मैं आपको सभी वकीलों को ये बात बोलता हूं, 4 चीज तो समझ लो आप। जितने भी नए वकील साहब है ना, मैं सबको बोलना चाहूंगा, देखो ऐसा होता है, मैं आपको ये बात बताता हूं, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। अब बिना गुरु ज्ञान नहीं ले पाओगे। और गुरु तो हम आंख बंद करके बच्चे को ही मान सकते हैं कि उसने आज मुझे वो बात सिखाई। मैं गुरु आपको मान सकता हूँ कि कितना बढ़िया आप बोलते हो, कितने बढ़िया सवाल पूछते हो, कुछ ही मान सकते हैं ना। जरूरी नहीं है कि वो गुरु लॉन्ग टाइम होगा, वो गुरु शॉर्ट टाइम भी हो सकता है इंसान का। ये तो इंसान की तरक्की पे, जैसे इंसान बोलते हैं ना कि मैं बस इंसान को मंजिलों से ज्यादा उसके सफर सुहाने लगते हैं, होता है ना। आपकी जिंदगी का पड़ाव क्या, उससे मतलब नहीं है, ये पड़ाव भरा है, आगे निकल जाएंगे, मंजिल कुछ और होती है इंसान की। तो यहां पर क्या होता है कि इंसान ने चीटिंग की कि नहीं की, 3 बात समझ लो। 3 बात अगर वकील साहब को पता है या किसी भी इंसान को पता है जिसके ऊपर केस हुआ, क्या क्या होगा, और बहुत जरूरी बातें हैं ये। पहला अरेस्ट, दूसरा सर्च, तीसरा सीजर। इन 3 बात को पकड़ लो अगर आपको केस से निकलना है। केस से निकलना है या केस में फंसाना है, या बंदे की बेल होनी है या फिर बेल नहीं होने देनी है, 3 बातें पकड़ लो, अरेस्ट, सर्च और सीजर। अरेस्ट इलीगल हुआ तो आपकी बेल, सर्च इलीगल हुआ और सर्च से रिकवरी कुछ हो गई, सीजर हुआ तो आपकी बेल। इनके आधार पर ही आप देखना जितने भी केस लड़े जाते हैं ना कहीं इनको आधार बनाते हैं। ये मुझे लगता है अगर किसी को समझ में ना आई हो तो ये इस पूरे वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल है, ये मैंने आपको ना हमेशा नॉलेज, इंटेंशन, मोटिव, प्रिपरेशन बहुत बार बोला है। इस बात बोल रहा हूं आपको मैं, ये अरेस्ट, सर्च, सीजर। जब भी मेरे पास कोई चार्जशीट आती है ना, देखो ऐसा होता है कि मान लो एक चार्जशीट 7000 पेजेस की है, तो जिसके ऊपर केस हुआ वो तो सुनते बेहोश हो जाएगा, इतनी बड़ी चार्जशीट। वकील जानता है उसमें काम के पेज कितने हैं। हमें कोई हमारे पास आ जाएगी तो मुश्किल से हम आधे घंटे पूरी चार्जशीट छान लेंगे हम, कि उसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा, क्या काम का नहीं है, उस पर हम टैग कर देते हैं कि भाई ये काम का पेजेस है। ठीक, अब उसमें हम मेन तो यही देखते हैं, अरेस्ट कैसे किया गया, सर्च कैसे हुई, सीजर कैसे हुआ। 105 BNSS का सेक्शन यही तो बोलता है। सीजर क्या होता है? सीजर होता है कोई चीज बरामद, जैसे मान लो पुलिस ने रेड मारी, रेड मारी ना पुलिस ने, आप समझने की कोशिश करता हूं, पुलिस रेड मारी, पहले पुलिस अरेस्ट थोड़ी करती है, पहले सर्च होता है। पुलिस रेड मारी, पता चला क्या कि एक्स नाम का एक जहां पॉडकास्ट हो रहा है वहां पर कुछ हेरोइन, चरस या गांजा लेकर बंदे बैठे हुए हैं या MDMA उनके पास है। ठीक, रेड मारी उन लोगों ने, पहले आके फटाफट से ढूंढना शुरू करेंगे, सर्च करेंगे, मुझे उठाएंगे चेक करेंगे, आपको उठाएंगे चेक करेंगे, लॉकी को उठाएंगे चेक करेंगे। लॉकी की जेब में से मान लीजिए कि MDMA मिल गया, इसकी जेब में से मिल गया MDMA, मिल भी जाएगा नहीं भगवान न करे ऐसा कभी हो, मान लो मिल गया उसकी जेब से। ठीक, अब मिल तो गया, तो यहीं पर 105 सेक्शन बोलता है। एनडीपीएस में तो स्पेशल प्रोविजन है, सेक्शन 50 भी है, 42 भी है। आज हम एनडीपीएस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसकी चीटिंग और फॉर्जरी की, तो इसमें भी काम करता है। यहां पर 105 ये बोला गया कि जब भी आप कहीं पर रेड मारते हो, सर्च करते हो, तो वीडियोग्राफी प्रॉपर होनी चाहिए, पूरी वीडियोग्राफी। तो पुलिस वाले जब बाहर से आएंगे ना, वहीं से वीडियो बनाते हुए आएंगे, अंदर आएंगे, आपको उठाएंगे, सर्च कर रहे हैं, वहां मिल गया ना कुछ, उसको दिखाया सर्च मिल गया, मेरे को मिला कुछ, सर्च मिला कि नहीं मिला, ये सर्च है। सर्च करते ही जब मिल गई वो सब चीजें, अब वो उसको सीज करेंगे और आपको अरेस्ट करेंगे। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है। अरेस्ट करने का प्रोविजन है, आपको अरेस्ट तो कर लिया, पुलिस वाले लेके भी चले गए,
आपको पेश भी कर दिया कोर्ट में, पर यही नहीं बताया आपको अरेस्ट क्यों करा, मिला तो उसकी जेब में से था। तो इसको बोलते हैं ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट का अलग से सेक्शन है 47 और साफ साफ लिखा हुआ है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए तो यहां पर उसको बेल देनी पड़ेगी, शैल का यूज हुआ है। तो ऐसे में सर्च और सीजर की बहुत इंपॉर्टेंस, ये अगर अरेस्ट ही इलीगल हो जाएगा अगर आप ये काम नहीं करोगे, सर्च ही इलीगल हो जाएगा अगर वीडियोग्राफी नहीं है, आपका सीजर ही इलीगल हो जाएगा जब आपने इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं बुलाए, जो सीजर किया साइन नहीं लिया उसके ऊपर। तो सीजर को विटनेस नहीं कराया तो सीजर की वैल्यू क्या है? आपने मूवी देखी रेड? तो ऐसे तो वकील साहब, आपने मूवी एक रेड देखी, रेड 2 या फर्स्ट थी? जब अंदर जाते हैं तो कहता है कि हम यहाँ पे रेड करने के लिए आप अगर चाहो तो हमारी तलाशी ले सकते हो, और यहाँ के 2 गणमान्य सदस्य जो भी हैं यहाँ के उनको आप बुला लो, बिल्कुल उनके सामने सर्च और सीजर होगा। अरे पुलिस में ये फिल्में जब हम देखते हैं ना, हम बस देख के सरसरी निगाहों से चले जाते हैं, हम सीखते नहीं उससे। सब तो लिखा है उसके अंदर, कब सर्च होगा, कब सीजर होगा, इलीगल अरेस्ट कब होगा। अभी ना मैं एक सीरीज देख रहा था, उस सीरीज में क्या होता है ना, वो कर रहा हो, टेस्ट कर रहा होता है, अलग तरह का वायरस बना रहा होता है, तो उसको उठा के ले आते हैं, अरेस्ट पुलिस उसको उठा के तो ले जाती है, बट उसके पास कुछ मिलता ही नहीं, कोई एविडेंस ही नहीं होता। तो अरेस्ट तो तब करोगे जब आपके पास एविडेंस है। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी नए वकील साहब, कोई भी लॉ स्टूडेंट, कोई भी हो, अरेस्ट, सर्च और सीजर को डिटेल में पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, तब समझोगे ये हो क्या रहा है। और मैं बड़ा काम का सेक्शन है 105 तो बता दिया बीएनएसएस का, आप उसी का सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन 100 भी पढ़ना, बहुत काम का है। 41 को पूरा पढ़ो, 46 को पूरा पढ़ो। अब पढ़ने के बाद में जब पुलिस अरेस्ट करती है ना, उसकी चेकलिस्ट होती है एक, कि जब पुलिस ने नोटिस देके आपको बुलाया, अब वहां 5 चीजें लिखी हुई हैं, उन 5 को क्रॉस करता है वो कि 5 में कितनी फुलफिल हो रही है। 5 में 3 पूरी हो रही है, 2 नहीं हो रही है, तो छोटी मोटी चीजें पुलिस वाला अरेस्ट नहीं कर सकता आपको। पुलिस वाला अरेस्ट करेगा तो रीजन देगा, पुलिस वाला आपको छोड़ेगा तो भी रीजन देगा, दोनों में रीजन देना कंपलसरी है। अब देश का प्रिंसिपल क्या बोलता है किसी को अरेस्ट करने का? किसी को अरेस्ट कर लिया, अब बेल देने का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है? पहला, फ्लाइट रिस्क नहीं है, मतलब कि देश छोड़ के भागेगा नहीं। उसकी रूट्स कैसी हैं, कैसा वो नागरिक है, देश का जिम्मेदार है कि नहीं, परमानेंट है कि नहीं, ये सब देखा जाता है। बेल दे देंगे, कल वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, ट्रायल का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये देखा जाता है। ये भी साथ में देखा जाता है कि सामने वाले जिसको बेल दी जा रही है उस बंदे को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इंसान को आज हम बेल दे रहे हैं तो उस वक्त कन्विक्शन होने के बहुत हाई चांस है कन्विक्शन नहीं होगी इसकी, सारे एविडेंस के अगेंस्ट है, ये सब भी देखा जाता है। कुछ चीजें अगर आप पूरी कर देते हो, अल्टीमेटली बहुत सा जजमेंट में बात बोली गई है, किसी भी इंसान को जब बेल दी जाती है तो बेल का मतलब यह है कि उसकी प्रेजेंस को सिक्योर करना, और जब ट्रायल चले तो आकर वो अपने ट्रायल को अटेंड करेगा, इसको सिक्योर करना, और सामने वाले को बेल दे दो। क्योंकि आर्टिकल 21 यहां पे हिट करता है, इंसान की आजादी को तुम यहां पर श्रिंक करके उसको जेल में डाल देते हो। आर्टिकल 20 बोलता है लाइफ एंड लिबर्टी। इसी वजह से मान लो किसी इंसान के केस में, बड़ा केस है, एक बड़ी पते की आपको बात बताता हूं, मान लीजिए किसी इंसान के ऊपर केस है, 10, 20, 30 करोड़ का केस है, ईओडब्ल्यू के मामले में इंसान जेल बैठा हुआ है, ठीक, उसकी बेल करवानी है ना, 3-4 मुद्दे बताता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है उसने अपराध किया ही होगा, जरूरी नहीं है, ये तो देश का कानून है, प्रूफ बाद में होगा अपराध किया नहीं किया। अब ऐसे केस में, सीरियस मुद्दों में, ईओडब्ल्यू के मामले या कोई भी मुद्दा सीरियस, उसमें 3-4 स्टेप फॉलो करने चाहिए। पहला, क्या घर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है, बच्चे को एक सीरियस कोई इलनेस हो सकती है, वाइफ को सीरियस इलनेस हो सकती है, घर में किसी की डेथ हो गई हो, तो ऐसे में ना उसकी इंटरिम बेल लो। इंटरिम बेल मतलब उसको 10, 20, 30 दिन के लिए, महीने भर के लिए छोड़ा जाएगा, जरूर निकालो उसको। वो बंदा बाहर आ गया, इंटरिम को एक्सटेंड कराओ, नहीं हुई कोई बात नहीं, जगह सरेंडर कर दो, चुपचाप सरेंडर कर देना आप, कि पूरी जिंदगी दांव पे लगाने से अच्छा है कुछ दिन जेल में काट लो, है ना। तो वो बंदा गया, फिर 1 महीने बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए, दोबारा लगाई, फिर बंदा भाग गया, एक बार इंटरिम ले चुका, तो पहला पॉइंट ही उड़ गया। जो बोलते हैं कि ये बंदा के छोड़ते भाग तो नहीं जाएगा, ये बंदा दोबारा ट्रायल अटेंड करेगा कि नहीं करेगा, तो ये क्वेश्चन ही गायब हो गया। अब पीपी साहब ये बात नहीं बोल पाएंगे कोर्ट में कि सर बेल दो के भाग जाएगा, अब नहीं बोल पाएंगे कि वो मुद्दा खत्म हो गया, भागना पहले भाग वापस आ रहा है ना, तो उसको इंटरिम बेल दोबारा उसको इजीली मिल जाएगी। 2 दिन में बेल ले ली तो पहला मुद्दा आप काट चुके, भागेगा नहीं आदमी, वो ये क्लियर हो गया उसका, ठीक। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। एक आदमी 1.5 साल से जेल में है, उसका ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ। अगर उसका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ तो यहां पर भी आर्टिकल 21 या फिर बोले स्पीडी ट्रायल, ये कहीं ना कहीं वायलेशन होता है इसका। आप वकील साहब क्या बोलेंगे कि माय लॉर्ड, इस बंदे को ऑलरेडी 1.5 साल जेल में हो चुका है, 13 महीने 14 महीने जेल में काट चुका है, अभी तक चार्जेस तक फ्रेम नहीं हुए, इस केस में टोटल 30 विटनेसेस हैं, ये ट्रायल आने वाले नजदीक टाइम में खत्म होने वाला नहीं है,
तो जनाब कब तक इसको जेल में रखेंगे? अल्टीमेटली आर्टिकल 21 का वायलेशन है, ऐसे बेल मिल जाती है। ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है इंसान का। या फिर जो एक मेन गवाह होता है ना, 307 का मामला है, किसी को चोट मारी, मरते मरते बच गया, ये तो मामला होता है। अब उसी बंदे को क्रॉस कर दिया गया, मतलब कि सवाल उसका कोर्ट में आया, गवाही दी और वकील साहब ने क्रॉस भी कर लिया, तो बचा क्या केस के अंदर? मेन तो यही था। जिसको क्या बंदा सामने वाला टेम्परिंग कर सकता था, हैम्परिंग कर सकता था, डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़, टेम्परिंग हो गया। हैम्परिंग मतलब किसी को बंदे उकसा दिया, धमका दिया, डरा दिया, कुछ भी हो सकता था। तो ट्विटर नहीं हो सकता वो विटनेस, तो भी बेल मिल जाती है। ये तीनों चीजें एक सर्कल बना देती हैं। अगर ये चीजें आपके केस के अंदर है तो आपको बेल मिलेगी, चाहे केस कितना बड़ा क्यों ना हो जाए। डायरेक्ट कन्विक्शन नहीं दिखना चाहिए कि सब कुछ ही इस आदमी के अगेंस्ट है, ये नहीं दिखना चाहिए, बेल मिल जाती है ऐसे में। एक और टॉपिक है, जैसे ये तो अब बात हो गई फोर्जरी की, कि आप सिंगल सोलो फोर्जरी कर रहे हो, एक फोर्जरी होगी ग्रुप में। जैसे पहले हुआ करते थे ना, वो जो पूरा गांव को लूट लिया करते थे, लुटेरे हुआ करते थे, वो ग्रुप में करते थे काम। तो क्या ग्रुप की धाराएं, तो आज भी होता है, तो आज भी होता है। आज भी होता है। कई लोग फर्जी अकाउंट, फर्जी बैंक टाइप बना देते हैं। हाँ। लाओ पैसा जमा करो। कुछ लोग स्कीम चला देते हैं कि 1 लाओगे इतना पैसा, 2 लाओगे इतने, 3 लाओगे इतने, 20 लाओगे इतने, तो आप पैसा लाके लगाते जाओ। मान लीजिए 5 ग्रुप है, 5 बंदे एक ग्रुप में, अब पांचों ने मिलकर फ्रॉड कर रहा। हाँ, एक का रोल तो बहुत बड़ा है। आप ना ये मत देखो कितने लोगों ने फ्रॉड किया। हाँ। यहाँ पर 120 भी सेक्शन लग जाएगा। हाँ। या 61 सेक्शन लग जाएगा बीएनएस का सेक्शन। तो ये बात ये बोलता है कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, या फिर मतलब प्लानिंग के साथ ठग लिया लोगों को। ये अकेला एक सेक्शन है, इसकी सजा नहीं होती कोई भी। नहीं, वो ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन मेन अलग है। अब क्या होता है कि एक तो लीडर होता है, जैसे आप लीडर हो गए, आपने हम सबको बता दिया कि सर ये ऐसे ऐसे सबको करना है। अब वो बेचारे कम पैसे में या छोटे लालच में वो काम को कर रहे हैं, क्या सजा सबको सेम होगी? 120 की वजह से होगी। मैं वही समझा रहा था आपको जी। देखो होता क्या है ना, जब हम लेमैन को कानून समझाते हैं ना, तो वो अपने सवाल सही पूछ रहा है, आपका सवाल बिल्कुल परफेक्ट है आपके हिसाब से, बट हम जो जवाब देना चाहते हैं वो जवाब ये है कि देश का कानून ये बोलता है कि एक ने या 10 ने अपराध किया तो सबको जोड़ोगे कैसे? एक ने चाकू मारा, एक ने चाकू ला कर दिया, एक ने खरीदा, दूसरे सुपारी दी, तीसरे ने पकड़ लिया। अरे मारने की नीयत तो सभी की हो गई। समझ रहे मेरी बात को? अल्टीमेटली 5 लोगों ने ठगा, तो सब प्लानिंग ही तो कर रहे थे। तो यहां पर जो सेक्शन में कन्विक्शन होगा, 467 में उम्र कैद 10 साल या 420 में 7 साल, तो जो कन्विक्शन होगा ना, 120 भी खुद सजा नहीं है। वो कहता है कि जो सजा मिलेगी सबको वही सेम मिलेगी। फिर क्या होता है, जब ट्रायल चलता है ना, तो ट्रायल का पूरा एक प्रोसेस से गुजरता है, लास्ट में डिसाइड होता है किसने कितना अपराध किया। फिर जज साहब वहां पे सजा सुनाते हैं, तब ऊपर नीचे हो जाता है। ऊपर नीचे सजा हो जाती है। कई लोग उसमें एक्विट हो जाते हैं। वो कहता है जी मेरे को तो पता ही नहीं था। देखो, आप किसको इंसान अपराध कर रहा है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए, कॉन्शियस पोजीशन होनी चाहिए। जब ये कुछ भी नहीं है तो फिर सजा किस बात की? छोड़ना पड़ेगा उसे। एक और क्वेश्चन, जैसे आपने बताया कि मेरा एक केस था जिसमें कंप्लेनेंट ही नहीं था, तो अगर कोई केस चल रहा है और कंप्लेन करने वाला मिल ही नहीं रहा, हम सट्टे को हटा देते हैं, मान लेते हैं कि कोई ऑनलाइन फ्रॉड कर दिया किसी ने बहुत बड़े स्तर का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का ही एग्जांपल लेते हैं, बट सबने जानबूझकर पैसे लगाए थे, अपनी होशो हवास में पैसे लगाए थे, और किसी ने कंप्लेन नहीं करी कि नहीं भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी जबरदस्ती बंद कराई गई है। जैसे एक सोशल ट्रेड करके कंपनी आई थी, वो क्लिक क्लिक करके पैसे लोग कमाते थे, ठीक है, लेकिन किसी ने कंप्लेन नहीं करी, लेकिन वो बंदा जेल चला गया। तो उस केस में क्या होता है, जब कंप्लेनर ही ना मिले तो क्या बेल मिलती है? देखो, कोई जब कंप्लेनेंट ही नहीं है, सबने पैसा अपनी सेल्फ विल से दिया, कुछ दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पैसे का सोर्स भी तो बताना पड़ता है ना। इनकम टैक्स भरोगे, या कल आपको पुलिस ने उठा लिया, पुलिस ने वही तेरे पास 150 करोड़ रुपए कहां से आया? सारा वाले मामले में क्या था? पैसे का सोर्स देना पड़ेगा ना आपको। तो सोर्स आप नहीं दे पा रहे हो, तो वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होता है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है ये समझिए। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ये है कुछ भी गलत काम कर कर, कुछ भी पैसा जो आपने अर्जित किया, गाड़ी घोड़ा कुछ भी खरीदा, आपने फ्लैट खरीदा, मकान खरीदा, यूनिवर्सिटी बना लिया आपने उस पैसे से, उस पैसे से कोई एम्पायर खड़ा कर लिया, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। गलत तरीके से पैसा कमाया आपने, जो अपने देश में अलाउ नहीं है, और आपने उससे कुछ कमाया, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। तो ऐसे में जब इन्वेस्टिगेशन होती है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे समझाता हूं, आप समझ जाओगे। मान लीजिए कोई इंसान इंस्टीट्यूट वाला है, फर्जी मार्कशीटें बेचता है। कुछ गए बंदे, न्यूज रिपोर्टर्स गए, उन्होंने उसको बात करी, वीडियो सब बना ली उसकी, और वो उठाकर न्यूज चैनल पे चला दी। कई लोग मिलेंगे आपको, चलाई तो थी, 5, 7, 10 साल हो गए, आज तक उन पर एक्शन नहीं हुआ कुछ भी। कंप्लेनेंट कोई नहीं है ना। अच्छा, मैनिपुलेशन भी तो हो सकता है।
लेकिन फ्रॉड तो हो ही रहा है। कैसे आप कैसे बोलते फ्रॉड हो रहा है? हम्म, आज की डेट में जितना एआई एडवांस चल रहा है, आपको बिठा के आपके मुंह से बुलवाना शुरू कर देंगे लोग। गलत बोल रहा हूं? सही बात है। तो ऐसे नहीं, इसीलिए अपने देश में पूरे प्रोसेस के साथ, प्रोसीडिंग के साथ ट्रायल चलाने का प्रावधान है। अगर मर्डर कंप्लेन किया तो कैसे किया, चीटिंग करी तो कैसे की, माय लॉर्ड से नहीं था उस दिन, माय लॉर्ड से वहीं पर था उस दिन, वहीं पर था तो इसकी पोजीशन कैसे होगी, जनाब इसकी फोन की लोकेशन वही थी, जनाब इसने 2 दिन पहले तो उसका फोन खो गया था, उसकी एफआईआर देखो जनाब मेरे पास। लो, हर चीज को एडवर्स, हर चीज एडवर्स होती है। जनाब जिस दिन क्या चीटिंग हुई, जनाब इसके फोन से कॉल किया गया था, इससे पैसा मांगा गया था, जनाब इसने ही कॉल किया, ये कैसे प्रूव होगा? ये तो बंदा ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ था, कॉल दिल्ली से हो रही है। अब समझो, हर चीज का एक एडवर्स होता है। जब कोर्ट में एक बात बोली जाती है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट के ऊपर है। सरकार प्रूफ करेगी तूने अपराध किया, अगर तुम्हें उठा लिया पुलिस ने तो। या तो वो 2 इंडिविजुअल पार्टीज हैं, चेक बाउंस का केस है, तो स्टेट तो है ही नहीं ना यहां पर। चेक बाउंस जिसका हुआ, मतलब जिसको पैसा लेना था, वो केस डालता है, सामने वाला बोलता है बता भाई तेरा पैसा। अब यहां पर क्या होता है, एडवर्स होता है। पहले तो वो प्रूफ करेगा तूने चेक दिया ही क्यों इसे। बर्डन ऑफ प्रूफ अधूरा सत्य है। बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है एज पर द लॉ। एनडीपीएस में अलग है, पॉक्सो में अलग है, ईडी में अलग है। ईओडब्ल्यू केस गया, बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट के ऊपर है। पुलिस में गया, 420 का मामला गया, 66D का गया, बर्डन ऑफ प्रूफ पुलिस के ऊपर है। गैम्बलिंग एक्ट का मामला गया, बर्डन ऑफ प्रूफ पुलिस के ऊपर है। ऐसे बहुत सारे मामले जो होते हैं ना, केस टू केस वेरी करते हैं दोस्त। चीटिंग और फॉर्जरी में फिर बता रहा हूं, एक आदमी ने लोगों से बहुत ठगी करी, लगभग 13-14 करोड़ का स्कैम कर दिया। लोग कंप्लेंट खड़े हैं, 12-15 लोग खड़े हैं। अब उन्होंने एफआईआर लॉन्च करवा दी, कोर्ट में केस चला गया। कोर्ट में केस गया, सबने बोला हमने कैश दिया, हमने कैश दिया, हमने कैश दिया। एक बोला मैंने 12 लाख कैश दिया, एक बोला 13 लाख कैश दिया, एक 20 लाख कैश दिया, एक 30 लाख कैश दिया। ठीक, अब यहां केस बन गया, कोर्ट में खड़ा हो गया केस। अरे तूने कैश दिया क्यों, किस लिए दिया था, कब दिया था, कोई रिसीविंग है, कुछ भी है? और तू कैश इतना लाया कहां से था? आरबीआई तो परमिशन नहीं देता। क्या तूने इनकम टैक्स में प्रूफ किया था? 12 लाख कैश आईटीआर मेंशन किया था? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो इसका मतलब तूने कभी कैश दिया ही नहीं। अब हो सकता है, देखो ऐसे बहुत सारे केस बनते हैं जो सिविल रिकवरी होते हैं। आपने मुझे दोस्ती के नाते 10 लाख रुपए कैश दिया उधार, अब मैं मांग रहा हूं, पैसा दे ही नहीं रहे, मतलब पैसा वापस मैं कर नहीं रहा। बहुत दिन बीत गए, 5 लाख और मांगा, वो आपने वो भी दे दिया। 3-4 महीने फिर बीत गया, पैसा मैं दे नहीं रहा। अब कह रहे पैसा कैसे रिकवर करूं, मैं तो कैश में दिया था यार। अब आप बैठे हो आराम से, आप सोच रहे हो जिससे आप बात करते हो वो सिविल रिकवरी केस बोलता है। इतने में कोई थाने में कोई जानकार आपका सब इंस्पेक्टर है या इंस्पेक्टर है, आप उसके पास गए, भाई क्या करूं? कह रहा कुछ नहीं, 2-4 लाख रुपए दे दिए, मैं कर लूंगा तेरा काम। कैसे? एफआईआर काट देंगे इसके नाम की। सिविल मैटर था ये। अब इसको बना दिया क्या कि ये आदमी, एक्स नाम का आदमी, जिसने कि जो मेरे पास आया और ये मेरा दोस्त था, इसने बोला कि मेरा बहुत स्ट्रांग लिंक है, मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगा, मैं कनाडा तेरे को भेज देता हूं, या तो मेरे बिजनेस में मेरा पैसा लगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और इस तरह से उसने मुझसे पैसा लिया, पहले 10 लाख रुपए लिया, इसने कैश जानबूझ के लिया, आया और यहाँ पे गवाह था, इसने आके मुझे डॉक्यूमेंट दिखाए जो फर्जी डॉक्यूमेंट थे कि देख मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, फलाना हूँ, ढिगड़ाना हूँ। स्टोरी बन गई ना पूरी। और ये स्टोरी का ही गेम है, सारा खेल स्टोरी का है। केस दर्ज हो गया, एफआईआर लॉन्च हो गई। अब एफआईआर लॉन्च होते सामने वाले क्या करेगा, अरे भाई पैसे ले ले यार। अब फॉर्ज डॉक्यूमेंट जो दिखाया था वो 467 को जानबूझ के उस पुलिस वाले ने उस केस में घुसाया ताकि उसको अरेस्ट कर सके, और ये भागे एंटीसिपेटरी बेल के लिए। सिर्फ 420 नहीं लगाया उसने, 420 लगाया, नोटिस देना पड़ेगा, अरेस्ट नहीं कर पाऊंगा मैं तुझे, क्यों? सारा खेल रचा हुआ पुलिस वाले का है ना। उसने लिखा ही एफआईआर में कि इसने मुझे फर्जी, या वो लेने वाला ढंग के किसी वकील साहब के पास पहुंच गया, वहां स्टोरी बन गई। तो ऐसा होता है, ऐसा अक्सर होता है। आप कभी भी देखो, ऐसा होता है कि मान लीजिए आप किसी पर कोई केस दर्ज करोगे तो आप ये चाहोगे सीरियस से सीरियस जो सेक्शंस है उस पे एफआईआर कटनी चाहिए, ये तो बोलोगे। लेकिन एक डाउट आ रहा है सर यहाँ कि जब 67 मान लो उसके ऊपर लग गया, ठीक है, 467, तो अब जब पुलिस रेड करेगी तब ना तो पुलिस को वीडियोग्राफी की जरूरत पड़ रही है, क्या वहां वीडियोग्राफी करना इंपॉर्टेंट है? मैंने भी क्या बोला, अरेस्ट, सर्च एंड सीजर, इन 3 के आधार पर ही कोई बंदा अरेस्ट होता है। पुलिस गलती क्या करेगी यहाँ पर? बहुत सारी गलती है, सारी गलती है। जैसे कि ना तो उस बंदे ने कभी कोई प्रॉमिस किया था तो उसके पास से कुछ मिलेगा भी नहीं, व्हाट्सएप में चैट कुछ मिलेगी नहीं। पुलिस वाले बहुत कहानी बनाते हैं, क्या बोलते हैं कि सर बंदा एंटीसिपेटरी बिल लगा दी, अब लगाते बंदा बोल रहा है मैं तो कोई ऐसा कभी आज तक कुछ लेन देन किया ही नहीं इससे, कि जनाब फोन में सारी चैटिंग है इसके, जब तक इसको पकड़ूंगा नहीं तो फोन रिकवर कैसे करूंगा, और फोन रिकवर नहीं करूंगा इससे सवाल कैसे पूछूंगा, और सवाल नहीं पूछूंगा इसको आपने छोड़ दिया
तो जनाब फिर तो ये सामने वाले साथ इनजस्टिस हो गया। स्टोरी बनती है दोस्त। अभी मैं थोड़ी पहले आपको एक बात बोली थी कि कोर्ट में आके पुलिस वाले कुछ बोलते हैं, जब पूछते हैं तो चार्जशीट में है ही नहीं। तो झूठ के आधार पर केस कोर्ट में होते हैं। मैं सभी को बोलता हूं, कई बार क्या होता है ना, वकील साहब जो नए वकील साहब या कोई भी लॉ स्टूडेंट है ना, या आपके ऊपर किसी के मुकदमा हो जाए तो वहां जज साहब के सामने डरे हुए सहमे खड़े होते हैं। अगर वो डर आप मार दो ना अंदर से, तो आप सवाल पूछते हो। सवाल वाहियात नहीं होने चाहिए, सवाल लॉजिकल होने चाहिए। जज साहब भी जानते हैं कि ऑन कैमरा प्रोसीडिंग चल रही है। एक वकील साहब ने पूछा कि जनाब मेरे ऊपर अगर ये सेक्शन लग रहा है तो ये 420 कैसे लग सकता है, क्योंकि ये और मैं पिछले 13 साल से बिजनेस कर रहे हैं। 13 साल से मेरे अकाउंट से इसके अकाउंट में लगभग 20 करोड़ रुपए गया है। इस आदमी ने मुझे इतने का माल दिया है, आज इसने मुझे माल दिया 2 करोड़ रुपए का, और सर उस माल की पेमेंट डिले हुई है सिर्फ 5 महीने के लिए, और ये आदमी खड़ा हुआ 420 के लिए। क्यों जनाब 420 केस बन सकता है ये? जैसा बोले बिल्कुल नहीं, ये तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट केस है। भरोसा तोड़ा, चीटिंग नहीं करी किसी की। आप सवाल पूछते हो कि जनाब फौर्जरी केस लगा दिया, पूरी चार्जशीट लग गई, पूरी चार्जशीट लग चुकी है, क्योंकि इसमें 3 लोगों का नाम आया। एक आदमी जो मैं खड़ा हूं, जिसके एंटीसिपेटरी बिल मांगने आया हूं, मेरे फादर का जो जेल गया था, मेरा भाई जो जेल गया था, सर उसकी चार्जशीट है। पूरी चार्जशीट में एक पेपर नहीं है जो ये प्रूफ कर सकता हो कि 467 या 468 फौर्जरी हुई है, जब एंटीसिपेटरी बिल आप लगाने के लिए जाते हो। तो जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तब क्या धारा लगती है? देखो अभी होता था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 316 316 का सेक्शन आ गया ना। 316 में चीटिंग 420 ही हो गया। अब चाहे तो पुराना 409 हो, पुराना 408 हो, पुराना 406 हो, या फिर नए में 316 का 2 हो, 316 का 4 हो, 316 का 5 हो, बीएनएस का। तो बात क्या होती है जज साहब, देखो ऐसा होता है कि ये आर्ट है, एक आर्ट है। आर्ट आती है करते करते। बोलते ना रस्सी आवत जात के सिल पर बढ़त निशान, वही वाला बात बोला फिर से आपको मैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कंसिस्टेंसी। हम जब लगातार केसों को लड़ रहे होते हैं ना, करते 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 एक दिन आता है जब हम 10 साल सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। लेकिन जितनी आसानी से आप बता रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वाले मैटर में तो मैं ही प्रोसीडिंग कर दूंगा, क्योंकि आपने इतनी आसानी से बताया। नहीं देखो, लोगों को बता रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं कि आप जो चीजें जानते हो, जो चीजें सुनते हो, कभी नहीं पता जीवन में कब आपके साथ कोई वर्स्ट सिनेरियो हो जाए। और वर्स्ट सिनेरियो एक बार हो गया ना, तो इन नॉलेज से ही आप बाहर निकलोगे। मैं इसीलिए बोलता हूं, मेरा मोटिव है, ऑनेस्टली मेरा दिल से मेरा मोटिव है कि इस देश के हर इंसान को कानून पता होना चाहिए, उनके अधिकार पता होने चाहिए। अधिकार आपको अगर नहीं पता तो मेरा मानना है कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाओगे कि आप और आपका पूरा परिवार फंसता ही चला जाएगा। जिसको कानून पता था, दृश्यम मूवी में निकल गया। वो दृश्यम मूवी पता नहीं लगा पाया, मर्डर तो किसी ने किया था। गलत बोल रहा हूं? सही बात है। कानून बताता, बचने का तरीका बताते। कमिश्नर के बेटे को उड़ाया। आप समझो मेरी बात। कानून जब लोगों को पता हो जाता है ना, और चीजें पता होती हैं, चेस खेलना आपको पता है, सबको उसकी चाल कितनी पता होता है आपको, है ना। तो जब मैं फिर बोलता हूं, एक बात मैं सबको बोलता हूं, अगर आपको अपना काम पता है, अगर आपको अपना काम करना आता है, और आपको अपना काम अच्छे से करना आता है, आप मात नहीं खाओगे। आप मात नहीं खाओगे। अब मान लीजिए कोई एक इंसान है, उसने कभी भी मर्डर केस नहीं लड़ा, हालांकि लड़ लेगा वो, क्योंकि पढ़ के आया है वो, कोई बात नहीं है, पर कभी लड़ा नहीं, तो क्या वो उतने अच्छे से लड़ पाएगा? मैं सबको मना करता हूं एंटीसिपेटरी बेल मत लगाओ। अरे मत लगाओ, ऐसे पहले केस को डिस्कस कर लो। लगाते हैं लोग, फंसते हैं, भटकते हैं, जेल जाते हैं। कई बार मरा हुआ सांप हम खुद गले में डाल लेते हैं, जबकि जरूरत नहीं होती उसकी। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई फ्रॉड केस बताइए कि इसमें फोर्जरी में क्या सेक्शन लगते हैं और किस टाइप की फोर्जरी होती है और उसका सोल्यूशन क्या बाहर निकलने का। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप चीटिंग फॉर्जरी को इनसे ही समझो। 420, 67, 68, 71, 120 बी, आप इनसे ही समझो। ठीक है। काउंटरफिट करेंसी का मामला अलग हो जाता है। इससे ज्यादा आप ये समझ लो कि देखो लोग आजकल ठगते नहीं है, ग्रोह बना के ठगते हैं। ऑर्गेनाइज, अपना क्राइम ऑर्गेनाइज हो गए हैं। ऑर्गेनाइज कैसे, लोग कॉल सेंटर खोल के तो ठगने बैठे हैं लोगों को। और मैंने उसमें देखा था फेसबुक पे लोग हथियार बेच रहे हैं। फेसबुक पर कट्टा दिखा रहा था बंदा कि भाई इसमें इतने बोर का है, इतने का है, उतने का है। एक बंदा दिखा रहा था कि किसी को मारना है, पिटवाना है, इतना है, उसका ही कर लो। अरे कितना ऑर्गेनाइज हो गया है देश। ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए इसीलिए अपने देश में 2 सेक्शन जोड़े गए, 111 और 112। 111 बोलता है ऑर्गेनाइज सीरियस क्राइम्स, 112 बोलता है ऑर्गेनाइज बट पेटी क्राइम्स। सीरियस क्राइम्स क्या है? जान से मरवा देना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर लेना, चीटिंग फोर्जरी कर लेना, कॉल सेंटर बनाकर प्रॉपर ठगना, एक पूरा गिरोह बनाकर एनडीपीएस में कॉन्ट्राबैंड को सप्लाई करना, ये सब ऑर्गेनाइज तरीके से ठगा जा रहा है लोगों को, है ना। अब एक प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी बना लेना, एडमिशन लेना, मार्कशीट छापना, बेचना,
ऑर्गेनाइज तो हुआ। सही बात है। एक छोटे क्राइम क्या होते हैं कि चोरों ने ऑर्गेनाइज बना लिया, चोर इकट्ठे हो गए सारे, खरीदेंगे, फिर बेचने वाले को उठाते हैं जो सुनार खरीद रहा होता है, चेन स्नेचिंग वाले हो गए, कोई बंदा जाके टिकटें बेच रहा है, छोटे छोटे क्राइम्स जो होते हैं, तो इनको पेटी क्राइम्स बोलते हैं। तो क्राइम तो दोनों है, ऑर्गेनाइज वे में हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज पहले भी होते थे, बस सेक्शन अब ऐड हुआ इसके अंदर। तो बात क्या है, आजकल तो दोस्त ऑर्गेनाइज वे में लोग कर रहे हैं, चीटिंग भी या क्राइम भी ऐसे किया जा रहा है। अरे अभी रिसेंट में केस था हमारे पास, वो बंदे ऑर्गेनाइज तरीके से गाड़ियों में गड़बड़ करते थे, गाड़ी के चेसी नंबर बदलते करते थे। अरे मैं फिर बोल रहा हूं, आज की डेट में कोई इंसान सोचे कि मैं बड़ा सेफ हूं, मैं बड़ा सेफ जोन में चल रहा हूं, गलत बोल रहा है वो। अकाउंट हैक होते हैं, ऑर्गेनाइज देखो ना, लोग अकाउंट खरीदते हैं, इतना इजी तो है नहीं अकाउंट खुलवाना, फर्जी आईडी से अकाउंट भी खुलते हैं, बट गरीबों के अकाउंट खरीदे जाते हैं। लोग ऐसे ऐसे, मतलब लाइफ में जो केस देखे मैंने, ऐसे ऐसे कि एक एक आदमी 20-20 अकाउंट खुलवा रखे हैं। क्यों? फर्जी, उसका अकाउंट कोई भी नहीं है, खुलवाए बेचने के लिए, पैसा मिलेगा, पैसा आएगा। और उनको ये लगता है कि हम तो ये फ्रॉड कर नहीं रहे तो हम फंसेंगे नहीं। देखो अपने देश की व्यवस्था ऐसी है, अपराध जब होता है ना, या अपराध में किसी का नाम आया, व्यवस्था ऐसी है कि पहले उसको इनोसेंट मानेंगे, इसीलिए उसको लीगल एड दी जाती है। लीगल एड उसको मिलेगी, आप फ्री भी लीगल एड ले सकते हो, इतना बड़ा कांड करके आ गए और फ्री वकील आप ले सकते हो, फिर प्राइवेट वकील भी आप ले सकते हो। कोई भी डिफेंस लॉयर ये थोड़ी बोलेगा मेरे क्लाइंट ने अपराध किया, बिल्कुल नहीं बोलेगा, सीना ठोक के बोलेगा इसने कुछ भी नहीं किया। भाई जो बोला सब कुछ झूठ है। एक अच्छा डिफेंस लॉयर एक बकरी पर शेर के मर्डर का अपराध दिलवा सकता है। ये आप अपनी बात कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक बात आपको बता रहा हूं। सही मायनों में आप जब कोर्ट में देखो ऐसा होता है, दोस्त मैं फिर बता रहा हूं। नहीं, मैंने आपसे अच्छा डिफेंस लॉयर नहीं देखा। नहीं 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 नहीं, बहुत है, मैं तो बड़ा छोटा एक लॉयर हूं, बहुत हैं और बहुत आए हैं, बहुत सारे आज भी हैं, हम भी सीखते हैं उन लोगों से। पर मैं ये बोलता हूं, देखो आप जो कुछ आपको आता है वो सब बोलना, जो हम समाज से लेते हैं ना, वो समाज को वापस भी देना होता है। बात ये नहीं है कौन कितना अच्छा लॉयर, बात यह है किसने उस केस को कितने अच्छे से कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया। एक आदमी लॉयर कोर्ट में गया, उसने 1 घंटे की आर्गुमेंट की और जज साहब को कुछ पल्ले नहीं पड़ा। जज साहब बोलते हैं और कुछ बोलना है तो ओके, रेस्ट माय लॉर्ड्स, खत्म हो गया। एक बंदा गया, 3-4 बात बोली, माय लॉर्ड्स इस केस के अंदर 2 साल हो गए, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है, चीटिंग टोटल 9 करोड़ की है माय लॉर्ड्स, इसके अंदर कोई भी कंप्लेनेंट नहीं है, आज तक एक भी गवाह एग्जामिन नहीं हुआ, चार्जेस तक फ्रेम नहीं हुए, चार्जशीट लग चुकी है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, मतलब मुझे जेल में रख के कोई किसी तरह का पर्पस फुलफिल होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, स्पीडी ट्रायल का अधिकार मेरा भी है। ये कितनी देर में खत्म हो गया? 5 मिनट में, 5 मिनट भी लगे। एक आदमी बस ये बोला, जस्ट आप बेसिक प्रिंसिपल्स को देखेंगे, कहेंगे ओके बेल अलाउ। मुद्दा बात ये होती है कि आप क्वांटिटी में मत जाओ, क्वालिटी की 2-4 बात बोलो। जैसा वही जानना चाहते हैं, जैसा फालतू बात जानना नहीं चाहते। एक आदमी ने बोला जनाब, उसने जैसे मैं अभी आपको बताया था कि जनाब वेबसाइट से इसका लिंक है, अकाउंट स्कैनर है, हमने कहा दिखा दे कहां पर है ही नहीं। तो जैसा बोलते हैं, अरे मुद्दे पे आना। तो यार अगर मैं इसको बेल दे दूंगा तो हार्म कैसे है, बस तू इतना बता दे, कोई हार्म नहीं है। ऐसे ऐसे केस देखो देखने के लिए मिलते हैं इंसान के। पुलिस तो स्टोरी बहुत बड़ी बनाती है कि जनाब जब इसको उठाया गया तो इसके पास से हमें 20 मार्कशीटें, फर्जी मार्कशीटें मिली, 3 आधार कार्ड मिले, 4 फोन मिले इसके पास से, जनाब इसके पास से ये मिला, फलाना ढिकड़ाना मिला, बहुत कुछ बड़ी स्टोरी बना दी। ठीक है भाई, तब हम बोल रहे थे तो उन्होंने लिखा भी हुआ था ये सब कुछ मिला, हम चैलेंज भी नहीं कर सकते थे। कई बार ऐसा होता है कि क्या बोलना है कोर्ट में उससे ज्यादा जरूरी हो जाता है क्या नहीं बोलना है, बहुत बार ऐसा होता है। अब मैं उसी वक्त सारे अगर डिफेंस खोल दूं अपने, तो पुलिस वाला वहीं खड़ा है, उसके पास चार्जशीट है, वो बनाएगा अभी। और आप देखना मैक्सिमम लोग आपको ये बोलेंगे, सर जब मुझे उठाया था, सर जब मैं कस्टडी में था, मुझसे सर 10 ब्लैंक पेपर में साइन करवाए थे। ज्यादातर लोग बोलते हैं ये बात शुरू में वकीलों को समझ नहीं आती है, बाद में समझ आती है। क्यों समझ आती है? ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जनाब इन्होंने मुझे नहीं दिए, कोर्ट में खड़े हुए बोला भी हमने, जनाब ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए। पुलिस वाला पहले जाके उस जो पेपर था ना साइन, पहले उसे वही प्रिंट निकालेगा, ले बेटा रेडी होगा था ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। अगला बोल तो क्या डिफेंस बोलता है, जनाब इन्होंने मुझे 41A का नोटिस नहीं दिया था, पेपर है उसके पास अभी, प्रिंट आउट निकाल ले प्रिंट आउट, 41A नोटिस भी रेडी है। अब तोड़ क्या होता है? देखो ऐसा होता है, हर चीज का तोड़ है। मैं बार बार बोलता हूं, ये तो चूहे बिल्ली का टॉम एंड जेरी है, ये भागते रहो एक दूसरे आगे पीछे।
अब कोई वकील ढंग का कोई वकील है, उसको पता चला कि मेरे क्लाइंट को उठा रखा है। देखो वकील जाता, वकील कहता मेरी फीस दे, बात खत्म, मैं तेरा काम देख लूंगा, ठीक। वो थाने गया, उसने बोला हाँ भाई इसको पकड़ा हुआ है। जैसे ही थाने गया ना वकील, पहले तो वो पुलिस वाले समझ जाएंगे बेटा वकील आ चुका है और वकील भी ठीक ठाक सा लग रहा है, ये इस बंदे के साथ हम कमियां छोड़ेंगे, निकाल के ले जाएगा। अब जैसे कोर्ट पहुंचे तो पहले से पेपर रेडी करके लाएगा, वो जानता है ये इस मुद्दे को छेड़ेगा। और जैसे कोर्ट में खड़े वो पेपर मांगेगा कि जनाब जो भी कस्टडी वस्टडी के जो पेपर्स है सारे जब मुझे दिखा दो एक बार। वो एफआईआर भी देखेगा, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देखेगा। अब पेपर दे, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है ही नहीं उसमें, बस वो मुद्दा शुरू हो गया। 47 का सेक्शन आ गया और साथ में अभी परवीर पुरकास्टा का भी जजमेंट है हमारे पास, मीर शाह का जजमेंट है। जनाब ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट तो दिए ही नहीं इसने, तो क्या ग्राउंड ऑफ इलीगल अरेस्ट है। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के लिए टाइम मिलता है कि ठीक है आप अगली डेट पे जमा कर देना? ऐसे नहीं होता, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किए, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट होने चाहिए, बेल मिलेगी 101%। इसी को मैंने बोला अरेस्ट, सर्च और सीजर। तो यहां पे वहीं छुड़वा लेगा वकील, कह रहे नहीं इसको छोड़ो सर। अब वो बोलते हैं कि जनाब इसका तो 1 हफ्ते का हमें रिमांड चाहिए। जज साहब तो दे देंगे, अलाउ कर देंगे, भाई तुम मांग रहे हो, हम तो इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर नहीं कर सकते ना, दे देंगे। और वकील साहब खड़े तो क्या बोलेंगे, जनाब 1 हफ्ते करेंगे क्या ये लोग? क्या इनके दूसरे स्टेट जाना है, कुछ रिकवर करना है, किस लिए 7 दिन का रिमांड? अब जैसा टाइम नहीं होता ना, बहुत सारे केस होते हैं। अब पूछते हैं हाँ भाई 7 दिन का किस लिए? जनाब वो इसको लेकर जाना है, गाजियाबाद जाना है जनाब। अरे दिल्ली गाजियाबाद कितनी देर लगती है, 1 दिन में आ जाएगा। ओके 2 दिन का रिमांड देता हूं। 1 हफ्ते से 2 दिन का रिमांड हो गया। वो कोई भी क्रिमिनल हो, कोई भी आम इंसान हो, कहता जेल भेज दे, पुलिस साहब पास नहीं रहूंगा मैं पुलिस स्टेशन में नहीं रहूंगा भाई, जेल भेज दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हर बंदा ये बात बोलता है। तो एक वकील साहब का देखो, ये आदमी बोलता है अरे वकील साहब करा क्या, बस 2 दिन, आप आधे घंटे के लिए कोर्ट ही तो आए थे, तू चला जाता। सर आपने करा क्या, थाने तो गए थे, भाई तू चला जाता। भाई पता क्या होता है, आप मैक्सिमम टाइम जब कोई वकील जब आप परेशानी में देखते हो ना, फंस जाता है, कभी वकील खुद नहीं फंसता। वकील कभी आप मुझे मार वाले काम नहीं करता। वकील हमेशा लड़ रहा होता है क्लाइंट के लिए, और वो लड़ते 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 लड़ते, बॉर्डर मूवी में होता है ना, लड़ते लड़ते बॉर्डर पार पहुंच जाता है। आना टफ पड़ जाता है पर वो आ जाता है, टफ पड़ जाता है ना। उसी तरह वकील जब शिद्दत से किसी केस को लड़ता है ना सर, बॉर्डर पार कर जाता है, क्योंकि वो उस केस को पर्सनल ले रहा होता है। और वैसे भी वकील कोई भी हो, जब अपने क्लाइंट को पेश करता है ना कोर्ट में, तो जी जान लगाता ही है, वो उससे पार हो जाता है। वहां गलतियां हो जाती है। गलती क्या होती है, कई बार जज साहब से तीखी नोकझोंक हो जाती है, कई बार आयु से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कई बार आप एक को बचा रहे हो, वो भी गैंगस्टर, जिसको मारा वो भी गैंगस्टर, आप दूसरे दुश्मन बन जाते हो। हम वो लोग हैं जो हम चलते फिरते तीरों को पकड़ लेते हैं, उड़ते हुए तीरों पकड़ लेते हैं हम, तू आ। क्यों? हमारी ट्रेनिंग उस तरह की है, हमारी पढ़ाई भी उस तरह की है। हम कोर्ट में जाते हैं, अपने सीनियर्स को देखते हैं कि मेरे सीनियर ने डरता, मैं क्यों डरूं? मतलब मैं ये बात बोल सकता हूं यार। जितने लोग कानून जानते हैं वो खड़े होकर प्रधानमंत्री को चोर बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? वो कानून जानते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। और एक गरीब आदमी, एक हवलदार को तू नहीं बोल पाता, क्यों? मारेगा बहुत। भाई गलत बोल रहा हो, ऐसे तो होता है। तो इसको देखो, शिक्षा बगावत सिखाती है। मुझे एक बंदे ने बोला कि यार बच्चे बड़े हो रहे हैं यार, और ऐसे करके मेरा बेटा तो पता नहीं किसके चक्कर में पड़ गया यार, ये हो गया और वो हो गया। तो मैंने उसको एक बात बोली, मैं कहा मेरे भाई, आप जब शिक्षा किसी को देते हो ना, एजुकेशन किसी को देते हो, तो उस इंसान को बगावत करना सिखाते हो। शिक्षा और एजुकेशन का जो पहला स्टेप और पहला रिजल्ट है ना, बगावत है। बगावत करेगा, वो उसका सफर मानने वाला खत्म हो जाता है, जानने का शुरू हो जाता है। जानने क्यों शुरू होता है? वो कहता है हर चीज लॉजिक पूछता है वो, ऐसा क्यों? बच्चे सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों? मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा था, पापा रोज आप एक ही कोर्ट में जाते हो, 100 आपके पास कोर्ट पड़े हैं, हमने देखा कबर्ड्स में 100 कोर्ट पड़े हैं, यही पहले चले जाते हो डेली जी। बेटो क्या बोलूं मैं? फिर समझाया, बेटा ये हमारी ड्रेस है, आप डेली एक ही ड्रेस में स्कूल क्यों जाते हो? इसको बेटा डिसिप्लिन बोलते हैं, ये डिसिप्लिन है। जब तक वकील अपनी ड्रेस में डिसिप्लिन में रहता है, पुलिस वाला ड्रेस में डिसिप्लिन रहता है, बच्चा ड्रेस में डिसिप्लिन जानता है ना, वो डिसिप्लिन है। बेटा सवाल कुछ भी पूछ सकता है बच्चा कि पापा कल मैं ये बनूंगा, ठीक, हमने उसके ऊपर या तो हमने बोल के थोप दिया या उसको आजाद छोड़ दिया। आजाद जो होता है ना, देखो मैं एक एग्जांपल दे बोल, कहीं से पानी निकला, गंगा नहीं बोल रहा, मैं पानी बोल रहा हूं, पानी कहीं से निकला, डायरेक्शन दोगे, सही डायरेक्शन जाकर समुद्र में जाकर गिरेगा, और डायरेक्शन हीन हुआ तो नाले में गिर सकता है वो। गलत बोल रहा हूं? सही बात, बहुत बड़ी बात है। डायरेक्शन मैटर्स।
बहुत बड़ी बात है। मैं अपने जूनियर्स को बोल रहा हूं कि जाओ बदतमीजी करो जज साहब के सामने, कुछ भी होता है कुछ सुनो मत, जो बोलना है बोल दो, देख लूंगा, गाली बक देना, आयु को ये कर देना वो कर देना। गलत डायरेक्शन, वाहियात डायरेक्शन, बर्बादी की डायरेक्शन। और मैं क्या बोल रहा हूं, बेटा आप एजुकेटेड लोग हो, पढ़े लिखे हो, वकील के नाम के आगे एडवोकेट बोल, लर्नेड एडवोकेट, विद्वान अधिवक्ता। जो विद्वान की उपाधि तुम्हें मिल रही है उसकी तो इज्जत रख लो। आप किसी से भी हम जाके ऐसे बात ना करें, शालीनता को ना खोदें। आपको देखना पड़ेगा, अगर चूल्हे से रोटी निकालनी है चिमटे को मुंह जलाना पड़ेगा अपना। बिना चिमटे के मुंह जलाए रोटी चूल्हे से निकलेगी नहीं। हम वही हैं, हम घुसते हैं लड़ने के लिए। क्लाइंट जब फीस देने नंबर आता है ना, तो वो कहता है ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, उसमें खड़ा कर देना तो भाग जाता है वहां से वो, अरे नहीं सर आप ही करो, सर आप ही करो, क्यों कर लेना भाई। देखो ऐसा होता है, हमारे बहुत सारे मेरे वकील भाई हैं, बहुत सारे वकील भाई वकील बहनें भी हैं, बहुत सारे कलीग्स भी हैं जो उतना पैसा नहीं कमा पाते। पेन पॉइंट है सर ये। सर पेन पॉइंट नहीं, ये ना एक विडंबना बोलो, कुछ भी समझो। जो वकील लोग जो हमेशा से देश के लिए बहुत कुछ करते आए, देश की आजादी में बहुत बड़ा रोल रहा, सब कुछ रहा, बट उनके लिए ना हमारे लिए कुछ ऐसी सिक्योरिटी में है नहीं। एडवोकेट एक्ट जो हम ला रहे हैं अपना, एडवोकेट प्रोटेक्शन जो बिल लाने की हम बात कर रहे हैं, अभी तक वो नहीं आ रही है। प्रोटेक्शन क्या है एक वकील की? मेरी प्रोटेक्शन क्या है? मतलब मैं अपनी प्रोटेक्शन का इंतजाम खुद करूंगा और केस जो है लड़ूंगा दूसरे के। आप समझो, आप मर्डर करके आ गए, आपका केस में मना नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। फिर बोल रहा हूं, एक वकील के पास केस कितना ही बुरा आ जाए वो केस नहीं छोड़ेगा। क्यों? वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, अपने आप से किया गया जो वादा है ना, उस वादे को मैं तोड़ रहा हूं कि मेरे पास कोई भी आएगा मुझकी, कि मैं डिफेंस लॉयर हूं। ठीक, अब मेरी सिक्योरिटी कौन देगा? कैसे मिलेगी मुझे सिक्योरिटी? सामने वाला तो सिक्योर है, वो सिक्योर है, वो जानता है सिक्योर है कि उसको तो हम बचा के ले जाएंगे, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे कुछ ना कुछ। जब जेल में घुसते हैं तो जब जेल में मिलने जाते हैं लोगों से, हालांकि हम दूसरी जगह चले गए, हम चीटिंग फोर्जरी में समय नहीं है, हम काफी हमने बोल लिया था। जब जेल में मिलने जाते हैं तो जैसी जेल में कदम रखते हैं तो दूर खड़ा होता है क्लाइंट, उसकी आंखों में जो चमक होती है ना, फेस में जो स्माइल होती है, वो देखने वाली होती है। और कॉन्फिडेंस, वकील साहब आ गए कि मेरे वकील साहब आ गए। उनसे कोई मिल ले, उनका बाप माँ बहन भाई, वो उनके सामने बड़े रो रहे होते हैं, दुख में होते हैं, बहुत कम होते हैं स्ट्रांगली बात करते हैं, बहुत कम होते हैं। पर जैसे ही वकील अंदर घुसता है, वो छोड़ा होकर आ रहा है, मेरा वकील साहब आ गए भाई। और वकील साहब बैठ के बोल दे, कुछ भी करा उसने, अरे टेंशन में हूं ना, देख लूंगा। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, चीजों को बनाना पड़ता है। देख, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, एवरीथिंग टेक्स टाइम। बिहेव लाइक अ रोमन व्हेन यू आर इन रोम। और ऐसा ही मत करो लुकिंग टू लंदन टॉकिंग टोक्यो, ऐसा नहीं। आप जाकर उससे बात करो, उसको संतावना दो, कॉन्फिडेंस दो, मैं हूं तेरे साथ, डर मत बिल्कुल भी, जोगा देखा जाएगा। तूने अपराध नहीं किया ना? खुद सर किया। अरे नहीं किया तूने, तेरा तू बचना है कि नहीं बचना है? तो जा, चल वहां पे जा प्लीड गिल्टी कर ले, प्लीड गिल्टी कर लेना, बात खत्म हो गई। अपराध नहीं हुआ ना तेरे से, गलती में हो गया, सेल्फ डिफेंस में हो गया, नॉलेज ही नहीं थी, कुछ भी हो सकता है। और जब इस तरह बात करते हैं ना, बंदा कहता हाँ यार मैं तो कुछ किया ही नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हैं, मुझे नॉलेज ही नहीं थी इसके बारे में जो अपराध हो गया। तो सामने देखो ऐसा होता है ना कि इंसान को गुड़ मत दो, गुड़ जैसी बात तो कर दो, इंसान सीना चौड़ा हो जाता है, बजरंगबली बन जाता है वो, फिर आप देख लूंगा। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि सभी वकीलों को, जितने भी हम वकील बनने जा रहे हैं, वकील बन चुके हैं, वो जब बचेगा तब बचेगा, जब बेल होगी तब बेल होगी, जब सजा माफ होगा तब होगी। फिलहाल उसकी आपको जरूरत है, मतलब उसको आपकी जरूरत है, फिलहाल संतावना देनी पड़ेगी, दोस्त सपोर्ट करो उसे। रात कितनी भी लंबी हो, सवेरा जरूर होता है। क्या बात है, क्या बात है। एक्चुअली मेरी मम्मी बोलती थी मुझे। तो मैं जिंदगी में सब कुछ आप सीखते हो कहीं ना कहीं से। बचपन में मेरे कान में बहुत दर्द हुआ करता था। आपने इतनी लाइनें बोल दी, मुझे अगले 4-5 पॉडकास्ट के लिए कंटेंट दे। नहीं मैं बता रहा हूँ, बचपन में कान में बहुत दर्द हुआ करता था, तो रोया करता था। तो उस जमाने में बहुत साल बीत गए ना, तो 30-35 साल बीत गए, 30-35 साल। उस वक्त आसपास डॉक्टर नहीं थे, तो मम्मी बोलती थी कि बेटा कोई नहीं बेटा, सो जा, सुबह हो जाएगी तो लेके जाएंगे, सुबह लेके जाएंगे। तो ऐसा एक बार नहीं हुआ ना, मेरे साथ बहुत बार हुआ। तो मेरे दिमाग में एक बात छप गई कि रात कितनी लंबी, सवेरा तो उसको होना ही है, और सुबह होगी डॉक्टर के पास जाऊंगा, मेरा दर्द खत्म। तो मैंने ये बात ना गांठ बांध ली कि रात कितनी भी लंबी हो, सवेरा उसका जरूर होगा। और यही आप अपने क्लाइंट को बताते हैं? सबको बोलता हूं। देखो कुछ भी हो, अब जो हो गया सो हो गया। सही बात, जो हो गया सो हो गया। अब दो ही बातें हैं, या तो आप मतलब बोलते ना बैल और गाय कहीं बंधी हुई है, तूफान तेज की आ रहा है, गाय ने भागना शुरू किया तूफान के आगे आगे, और बैल ने भागना शुरू किया तूफान के अंदर, कि तूफान थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा और वो गाय भागती रहेगी पूरी जिंदगी।
या तूफान के अंदर घुसो, थोड़ी देर में खत्म। अरे बाप रे। आपके ऊपर केस हुआ है ना, भागो मत, ढंग के वकील से मिलो, चलो पुलिस स्टेशन, देखते हैं क्या होगा। पूरी जिंदगी भागने से, मैं तो कितने ही लोग देख लिए, सैकड़ों कम बोल रहा हूं, ज्यादा बताता हूं मैं आपको। लोगों ने जिंदगी बर्बाद कर ली, बर्बाद, रोड पे आ गए भागकर, सिर्फ भाग ही रहे हैं अब तक। 2 4 5 6 साल हो गए। मैंने कहा क्या होगा, हद से हद साल 6 महीने जेल काट लेगा। पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, बच्चों को दांव पे लगा दिया, वाइफ को दांव पे लगा दिया। इनका क्या कसूर विचार होगा? सही बात। तो क्रिमिनल प्रैक्टिस दोस्त ऐसे ही है हमारी। क्रिमिनल हर तरह का सामने आएगा, क्रिमिनल नहीं आता, लोग हर तरह के सामने आएंगे। मैं कोई क्रिमिनल नहीं बोलता अपने क्लाइंट को, चाहे सजा हो जाए उसको, सजा के बाद अपील का राइट खुला हुआ है, तो क्रिमिनल कैसे हुआ? सही बात है। ठीक, तो मैं कोई क्रिमिनल कभी नहीं बोलता, पर मैं ये बोलता हूं कि आपके पास बहुत सारे रेमेडीज हैं, रेमेडीज अपनी फॉलो करते जाओ, अवेल करते जाओ। इतने बड़े बड़े अपराधी जेल में बैठे, खुला आराम से चौड़े होकर बैठते हैं, क्यों? वो कहते हैं हम तो अभी अपराधी घोषित नहीं हुए, ये तो बोलते हैं। तब तक तो आप जो है उसमें हो ना, क्या कहते हैं सर उस टर्म को? किसको? जो ट्रायल है ना, ट्रायल पीरियड में सस्पेक्ट हो आप। सस्पेक्ट नहीं बोलते, ट्रायल तो आप बोल सकते हो। इसमें अंडर ट्रायल प्रिजनर बोलते हैं। अभी अंडर ट्रायल हो आप, अभी ऐसा है नहीं, कन्विक्शन नहीं हुआ है आपको। डन। तो अगर किसी के भी मन में कोई भी सवाल आ रहा है रिगार्डिंग टू द केस, चाहे वो मर्डर का हो, चाहे वो दहेज का हो, चाहे वो फोर्जरी का हो, 420 का हो, चोरी का हो, डकैती का हो, ऑनलाइन चीटिंग का हो, फ्रॉड का हो, रेप का हो, पॉक्सो का हो, किसी से भी रिलेटेड क्रिमिनल केस होना इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा हीनियस हो तो सर को थोड़ा पसंद आता है कि हाँ भाई बड़ा क्राइम हुआ है, अब हम इसको अब देखेंगे। हीनियस और सीरियस। तो किसी भी टाइप के अगर आपके साथ केस हुआ है या आपसे गलती से हो गया है, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में आओ, आप अपने क्वेश्चन के बारे में पूछो, क्योंकि नेक्स्ट पॉडकास्ट हम क्या करेंगे कि कमेंट सेक्शन से पूरा प्रिंट आउट निकाल के लेकर आएंगे कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इनके जवाब दीजिए। और आप चाहो तो अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हो, और अगर आप चाहो तो अपना नाम, अपनी लोकेशन और अपना क्वेश्चन, जो भी आपका वाजिब क्वेश्चन होगा वो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपका जवाब देंगे। और अगला पॉडकास्ट जरूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक्स टू यू सर फॉर गिविंग अस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।